हेलो एंड नमस्कार। मेरा नाम समृद्धि मिश्रा है। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे प्लेटफॉर्म लीगल सरोमा पे। आज की क्लास में हम लोग बात करने जा रहे हैं छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट 1915 के बारे में। अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, मेरे प्लेलिस्ट को विजिट नहीं किया, तो प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पे आपको मिलने वाला है छत्तीसगढ़ जुडिशरी में आ रहे सारे लोकल और माइनर लॉज। आज की क्लास के में चर्चा को आगे बढ़ाते हुए हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे कि एक्साइज का क्या मतलब होता है। तो देखिए, एक्साइज का क्या मतलब है। तो ये एक्साइज एक तरीके का इनडायरेक्ट टैक्स है, जो कि इनडायरेक्ट इसलिए कहते हैं क्योंकि कंज्यूमर डायरेक्टली इसको नहीं पे करता है, बल्कि ये मैन्युफैक्चरर क्या करता है, जो भी उसका प्रोडक्ट है उसके प्राइस लिस्ट में इसको इंक्लूड कर देता है एट द टाइम ऑफ द प्रोडक्शन। मतलब कोई भी प्रोड्यूस हुआ गुड्स या कमोडिटीज, जिस दिन वो प्रोडक्शन हुआ उसका, उसी दिन उन्होंने क्या किया, उस टैक्स को उस गुड्स के प्राइस लिस्ट में इम्पोज कर दिया। तो एक्साइज का मतलब हुआ एक इनडायरेक्ट टैक्स जो कि इम्पोज होता है किसी भी गुड्स या कमोडिटीज़ पे जिनको मैन्युफैक्चर किया जा रहा है। तो मैन्युफैक्चर्ड गुड्स या कमोडिटीज़ पे ये टैक्स इम्पोज होगा जो कि प्रोड्यूस हो रहे हैं और सेल हो रहा है कहाँ, विद इन द कंट्री। तो कहते हैं कि देखो, एक्साइज का मतलब होता है एक इनडायरेक्ट टैक्स विच इज इम्पोज्ड ऑन दी मैन्युफैक्चर्ड गुड्स एंड कमोडिटीज प्रोड्यूस्ड और सोल्ड विद इन दी कंट्री। जैसे आपका लिकर हो गया, टोबैको हो गया, जो कंट्री के अंदर ही बनाए जाते हैं और बेचे जाते हैं, उन गुड्स पे जो टैक्स लगता है उसे हम एक्साइज ड्यूटी कहते हैं। इन शॉर्ट बोले तो एक्साइज ड्यूटी का मतलब होता है कोई भी टैक्स जो कि लेवी किया जा रहा है किसी भी डोमेस्टिकली प्रोड्यूस्ड गुड्स के ऊपर। तो हम बात करते हैं कि एक्साइज में छत्तीसगढ़ एक्साइज क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग। इसका मतलब तो ये है ना कहीं कॉन्स्टिट्यूशन पावर दे रहा है स्टेट को कि वो अपना एक्साइज लॉ अलग बनाए और सेंटर अपना एक्साइज लॉ अलग बनाए। तो सही बात है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका जो 7th शेड्यूल है उसमें जो एंट्रीज दी गई हैं, तो लिस्ट नंबर 1 की जो एंट्री है 84, एंट्री नंबर 84, और लिस्ट नंबर 2 की जो एंट्री नंबर 51 है, वहाँ पे एंट्री नंबर 84 में सेंटर के पास एक्सक्लूसिव पावर है कि वो टैक्सेस को लेवी कर सकते हैं, ड्यूटीज़ को लेवी कर सकते हैं उन गुड्स पे जिनको मैन्युफैक्चर और प्रोड्यूस किया जा रहा है इंडिया के अंदर। लेकिन एक्सेप्शन ये है सेंटर के साथ कि जो भी अल्कोहल ह्यूमन कंजप्शन के लिए यूज़ होगा, या ओपियम, नारकोटिक्स, हेम्प का जो भी प्लांट है, अगर वो ह्यूमन कंजप्शन के लिए यूज़ हो रहा है, तो उनके रिगार्डिंग टैक्स लेवी करने का अधिकार, पावर सेंटर के पास नहीं है। ये पावर एक्सक्लूसिवली स्टेट के पास जाता है। और वो कहाँ से जाता है, स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर आती है एंट्री नंबर 51 में। एंट्री नंबर 51 कहता है कि देखो भैया स्टेट, आपके पास पावर है कि आप मैन्युफैक्चर्ड गुड्स जिनका प्रोडक्शन आपके स्टेट के अंदर ही अंदर हो रहा है और जिनको मैन्युफैक्चर भी आप अपने स्टेट में ही कर रहे हैं, ऐसे गुड्स जो कि ह्यूमन कंजप्शन से हैं, मतलब अल्कोहलिक लिकर है, ओपियम है, नारकोटिक्स ड्रग्स है, नारकोटिक है, तो इन सब का कंजप्शन ह्यूमन करेंगे। तो ऐसे जो भी प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर हो रहे हैं, प्रोड्यूस हो रहे हैं आपके स्टेट के विद इन, उन सारे चीज़ों पे आप टैक्सेस लेवी कर सकते हैं, वसूल सकते हैं, आप ड्यूटीज़ को लेवी कर सकते हैं। चर्चा को और आगे बढ़ाते हैं, डिटेल में समझते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन पावर देता है, किसको देता है, सेंटर और स्टेट को पावर देता है। क्या पावर देता है कि भैया तुम टैक्सेस को लेवी कर सकते हो, ड्यूटीज़ को लेवी कर सकते हो। ये पावर कहाँ एनलिस्ट है, तो 7th शेड्यूल में एनलिस्ट है। एंट्री नंबर 84 लिस्ट नंबर 1 का बोलता है कि देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट तुम्हारे पास पावर है कि तुम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स या वो प्रोडक्ट्स जो कि मेडिसिनल पर्पस या टॉयलेट प्रिपरेटरीज के लिए यूज़ हो रहे हैं, इन प्रोडक्ट्स को जब मैन्युफैक्चर या प्रोडक्शन इंडिया के अंदर होगा तो आप क्या करेंगे, आप एक्साइज ड्यूटी वसूलेंगे। तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स में कौन कौन से प्रोडक्ट आ जाते हैं, तो आपका पेट्रोलियम क्रूड, हाई स्पीड डीजल, मोटर स्पिरिट, नेचुरल गैस, एविएशन टर्बाइन फ्यूल एंड टोबैको प्रोडक्ट्स। तो कहते हैं देखो, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, टोबैको प्रोडक्ट्स और जो मेडिसिनल या टॉयलेट प्रिपरेटरीज के लिए प्रोडक्ट्स यूज होते हैं, जिनका मैन्युफैक्चर और प्रोडक्शन इंडिया के अंदर ही होता है, इनके ऊपर टैक्सेस लेवी करने का पावर किसके पास है, सेंटर के पास है। तो लिखा हुआ है ड्यूटीज ऑफ एक्साइज ऑन टोबैको एंड अदर गुड्स। अदर गुड्स को और स्पेसिफिकली 2017 के बाद
बाद मेंशन करके ये लिस्ट दे दिया गया है हमारे एंट्री नंबर 84 में। बोलते हैं जिनको मैन्युफैक्चर या प्रोड्यूस किया जा रहा है इंडिया में, तो उसमें इन्होंने कहा एक्सेप्शन, 2 एक्सेप्शन दे दिया कि देखो ह्यूमन कंजप्शन के लिए जो अल्कोहलिक लिकर होगा या नार्कोटिक ड्रग्स होंगे या इंडियन हेम्प या ओपियम होगा, वहाँ पे आप टैक्सेस लेवी नहीं कर सकते हैं। लेकिन इंक्लूड क्या किया, अदर गुड्स में इन्होंने इंक्लूड कर लिया मेडिसिनल और टॉयलेट प्रिपरेशन से रिलेटेड जो भी प्रोडक्ट्स होंगे, जो भी जिनका मैन्युफैक्चर या प्रोडक्शन इंडिया के अंदर होगा, अगर उसमें अल्कोहल है या ओपियम, इंडियन हेम्प, नार्कोटिक्स ड्रग है, नो मैटर, बस उनका काम क्या है कि वो मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज़ हो रहे हैं या टॉयलेट प्रिपरेशन के लिए यूज़ हो रहे हैं, तो ऐसे जो प्रोडक्ट्स होंगे उनके ऊपर टैक्सेस कौन लेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट लेगा। आई बात समझ? आगे बढ़ते हैं, स्टेट गवर्नमेंट की पावर देखते हैं। तो स्टेट गवर्नमेंट को भी एक्सक्लूसिव पावर देता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंट्री नंबर 51 लिस्ट नंबर 2 के हिसाब से। बोलते हैं कि देखो स्टेट, तुम्हारे पास पावर है कि जो भी गुड्स का मैन्युफैक्चर प्रोडक्शन स्टेट में हो रहा है आपके, उनके ऊपर आप काउंटर वेलिंग ड्यूटीज भी ले सकते हैं, एक्साइज ड्यूटीज भी ले सकते हैं। उन्होंने बता भी दिया कि देखो जो भी अल्कोहलिक लिकर ह्यूमन कंजप्शन के लिए यूज होने वाला है या जो भी ओपियम, इंडियन हेम्प, नार्कोटिक्स या नार्कोटिक्स ड्रग्स जिनका कंजप्शन कौन करेंगे? ह्यूमंस करेंगे, उनके ऊपर टैक्सेस लेवी करने का अधिकार हम एक्सक्लूसिवली किसको देते हैं? स्टेट को देते हैं। और ये भी बोल दिया कि देखो जो मेडिसिनल या टॉयलेट प्रिपरेशन के लिए जो भी प्रोडक्ट्स बनेंगे, भले से उसमें अल्कोहल हो, ओपियम हो, नार्कोटिक्स हो, लेकिन वहाँ पे टैक्स लेने का अधिकार स्टेट गवर्नमेंट को नहीं दिया गया है। तो बात समझ में आई कि हम एक्साइज एक्ट क्यों पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट्स हैं जिन्हें याद करना बहुत ज़रूरी है, जिसमें आपके पास आता है कि ये एक्ट कितने नंबर का है। तो कहते हैं ये एक्ट नंबर 2 है 1915 का। इस एक्ट को एसेंट मिली थी 10 अप्रैल 1915 की, लेकिन प्रेसिडेंट की एसेंट नहीं मिली थी, गवर्नर जनरल की एसेंट मिली थी। इन्फोर्स क्योंकि ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे आज़ादी के पहले का लॉ है। फिर बोलते हैं इन्फोर्समेंट कब हुआ? तो 1 जनवरी 1959 में इस एक्ट को इन्फोर्स किया गया था। होल ऑफ छत्तीसगढ़ में ये एप्लीकेबल है, और छत्तीसगढ़ में जब इन्फोर्समेंट की बात आएगी तो छत्तीसगढ़ एक नया राज्य बना था मध्य प्रदेश को काट के, तो 1 नवंबर 2000 में ये छत्तीसगढ़ में इन्फोर्स हुआ। स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे पास 9 चैप्टर्स हैं, 69 सेक्शंस हैं और 2 शेड्यूल्स हैं। लेकिन इतने सारे अमेंडमेंट्स हुए हैं कि ये 69 सेक्शन नहीं रह जाता, बल्कि 99 सेक्शन बन जाता है। चैप्टर्स में भी बहुत सारे चैप्टर्स इंक्लूड किए गए हैं, अभी हम इसको देखते हैं आगे। देखिए, नहीं चैप्टर्स में तो इंक्लूड हुआ है, ये देखिए 7A और 8A, मतलब 2 एक्स्ट्रा चैप्टर्स आए हैं, तो इन टोटल अपने पास 11 चैप्टर्स हैं। तो चैप्टर नंबर 1 बात करता है प्रिलिमिनरी, जो सेक्शन नंबर 1 से 6 है। इस्टेब्लिशमेंट एंड कंट्रोल की बात करते हैं, तो कहते हैं देखो एक्साइज कमिश्नर का अपॉइंटमेंट करेंगे हम लोग। इंटॉक्सिकेंट के इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट के लिए अलग से प्रोविजंस बनाए हैं चैप्टर नंबर 3 में। इंटॉक्सिकेंट कैसे मैन्युफैक्चर होंगे, उनका लाइसेंस कैसे ग्रांट होगा, पोजीशन और सेल कैसे होगा, ये चैप्टर नंबर 4 बात करता है। इंटॉक्सिकेंट्स के ऊपर क्या ड्यूटीज़ लगेंगी, कैसे ड्यूटीज़ लेवी करी जाएंगी, फीस क्या लगेगा, उसके बारे में चैप्टर 5 बात करता है। चैप्टर 6 बात करता है कि लाइसेंस कैसे, परमिट और पासेस के बारे में। फिर 7 जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो ये बात करता है ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज़ के बारे में। 7th ये बात करता है ऑफेंसेस अगेंस्ट लाइफ, उनके ऊपर क्या पेनल्टीज लगेंगी। डिटेंशन, इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस के बारे में चैप्टर 8 बात करता है। 8A को ऐड किया गया था, जो कि शेड्यूल एरियाज के रिगार्डिंग स्पेशल प्रोविजंस के बारे में बताता है हमें, और चैप्टर 9 बताता है मिसलेनियस प्रोविजंस के बारे में। प्रियम्बल को डिस्कस करते हुए देखेंगे कि देखो ये जो लॉ है हमारा एक्साइज लॉ छत्तीसगढ़ में, ये हमें बताता है कि जितना भी इंटॉक्सिकेटिंग लिकर है, इंटॉक्सिकेटिंग मतलब होता है नशीला, और इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स हैं, इन इंटॉक्सिकेटिंग लिकर्स और ड्रग्स के इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चर, सेल, पोजेशन से रिगार्डिंग जितने भी लॉज हैं, उनको कॉन्सोलिडेट और अमेंड करेंगे हम अपने एक्साइज लॉ इन छत्तीसगढ़ में। जो हमारा छत्तीसगढ़ का एक्साइज लॉ है, इसमें हमने अमेंड कर लिया है, कॉन्सोलिडेट किया है क्या क्या, वो सारे लॉज जो कि रिलेटेड हैं इंटॉक्सिकेटिंग लिकर और इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स के इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चर, सेल एंड पोजेशन से। आई होप मैं क्लियर हूँ। आगे बढ़ते हैं, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड। तो कहते हैं कि देखो जो अपना एक्ट है ना, इसका नाम होगा छत्तीसगढ़ एक्साइज एक्ट 1915।
इट एक्सटेंड टू बी एंड शैल बी इन फोर्स इन होल ऑफ द छत्तीसगढ़, सिर्फ छत्तीसगढ़ पे ये लागू होगा। डेफिनेशन पे बढ़ते हैं। पहली डेफिनेशन आती है बियर, जिसको 1A में डिफाइन किया गया है। 1A में एजेंसी, सॉरी 1 में सेक्शन नंबर 2 के सबसेक्शन 1 में एजेंसी को डिफाइन किया गया है। 1A बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है जिसमें बियर है, तो ये एक इंक्लूसिव डेफिनेशन है। ये बता नहीं रहा है कि बियर का मतलब क्या होता है, ये बता रहा है कि बियर क्या क्या इंक्लूड करता है। तो उसमें सबसे पहले आ जाता है आपका एल। एल मतलब होता है जब ईस्ट का फर्मेंटेशन हाई टेम्परेचर पे होता है तो उसे हम एल कहते हैं। स्टाउट का मतलब होता है जो रोस्टेड बार्ले, अनमॉल्टेड रोस्टेड बार्ले से जो लिकर्स बन रहे हैं उनको हम स्टाउट कहते हैं। पॉर्टर का मतलब होता है कि मॉल्टेड बार्ले। अब मॉल्ट का क्या मतलब है, तो मॉल्ट का मतलब है कि देखो, बार्ले को हम लोग देशी भाषा में जौ बोलते हैं। तो जौ जो होता है इसको आपने भिगा दिया, भिगाने के बाद आपने इसको स्प्राउट्स कर लिया, अंकुरित कर लिया। अंकुरित करने के बाद इसको आप वॉश करेंगे और फिर अलग अलग मतलब इसको बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर्स पे इसको सुखाएंगे तुरंत, ताकि ये और अंकुरित ना हो, और उसके बाद इसको फर्मेंट करने का प्रोसेस होता है। तो जो बियर होता है इसमें एल आ रहा है, स्टाउट आ रहा है, पॉर्टर आ रहा है, और सारे अदर फर्मेंटेड लिकर्स जिनको हम बनाते कहाँ से हैं, मॉल्ट से बनाते हैं, वो सब इंक्लूसिव है बियर की डेफिनेशन में। आई होप मैं क्लियर हूँ। बॉटल का क्या मतलब है, तो बॉटल का मतलब तो यही होता है कि किसी भी सास्क से या किसी भी वेसल से आपने क्या किया, कोई मटेरियल को किसी बॉटल में, किसी जार में, किसी फ्लास्क में ट्रांसफर कर दिया। रीबॉटलिंग को भी बॉटलिंग कहते हैं। तो बॉटलिंग में मतलब बॉटलिंग में क्या इंक्लूड होता है, रीबॉटलिंग मतलब मैंने कोई सामान इस बॉटल से निकाला और दूसरी बॉटल में डाला, तो इसको भी हम बॉटलिंग में ही इंक्लूड करते हैं। चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी क्या है, तो स्टेट गवर्नमेंट इनको अपॉइंट करती है इस एक्ट के पर्पज से। कॉमन ड्रिंकिंग हाउस क्या होता है, तो देखो पुरानी मूवीज में सुना होगा और देखा भी होगा, कहीं कहीं जगह लिखा हुआ मधुशाला या बार, अभी मॉडर्न टर्म में डिस्को। तो कहते हैं कि देखो कोई भी ऐसा प्लेस जहाँ पे ड्रिंकिंग ऑफ लिकर अलाउड है फॉर द प्रॉफिट एंड गेन ऑफ द पर्सन ओनिंग, ये कोई प्लेस है, ठीक है। यहाँ पे 10 लोग आएंगे और क्या करेंगे, आके यहाँ पे लिकर को कंज्यूम करेंगे। इधर लिखते हैं, उधर दिख नहीं रहा होगा आपको। तो ये कोई प्लेस है, यहाँ पे 10 लोग आते हैं, किस पर्पस के लिए आते हैं, इस प्लेस को ओन कौन कर रहा है, मिस्टर ए इस प्लेस को ओन करते हैं। तो कहते हैं इस प्लेस में लिकर को ड्रिंक करना अलाउड है। किस लिए अलाउड है, ताकि जो मिस्टर ए है ना, इनका प्रॉफिट हो सके, इनका गेन हो सके। तो कहते हैं कि देखो, common drinking house means a place where drinking of liquor is allowed for the profit or gain of the person owning, occupying, using, keeping, having the care of the management and control of such place। जो व्यक्ति उस प्लेस को ओन कर रहा है, उसका देखभाल कर रहा है, उसको कंट्रोल कर रहा है, उसके प्रॉफिट एंड गेन के लिए कुछ लोगों को अलाउ किया जाता है कि आप आके यहाँ पे लिकर को कंज्यूम कर सकते हैं, वेदर बाय वे ऑफ चार्ज फॉर द यूज ऑफ द प्लेस और फॉर ड्रिंकिंग फैसिलिटीज। तो कहते हैं आप वहाँ पे पीने के लिए चार्जेस भी ले सकते हो कि आओ लिकर पियो और हमें पैसे देकर जाओ। तो ये होता है कॉमन ड्रिंकिंग हाउस। देशी भाषा में समझने के लिए देख लीजिए कि जो भी बार है, डिस्को है, मधुशाला जिसे हम कहते हैं, वहाँ पे आप क्या करते हो, वहाँ पे आप जाते हो और लिकर को ड्रिंक करते हो। होता क्या है कि जहाँ से आप लिकर खरीद रहे हैं वहाँ पे एक छोटी सी खिड़की होती है, बाकी सब तो बंद होता है ना, तो वहाँ से सिर्फ आप लिकर लेके आ जाते हैं, वहाँ पे आपको पीना अलाउड नहीं होता है। पीने के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, तो पीने के लिए जाना पड़ेगा कॉमन ड्रिंकिंग हाउस में। ये एक ऐसा प्लेस है जहाँ पे जो पर्सन उसको ओन कर रहा है उसके प्रॉफिट या गेन के लिए इस प्लेस में लिकर को कंज्यूम करना अलाउ कराया गया है। आई होप मैं क्लियर हूँ। आगे बढ़ते हैं। तो सेक्शन 1A में बियर है, 2 में बॉटल है, बॉटलिंग में रीबॉटलिंग भी इंक्लूड है, चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी का स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करता है, और कॉमन ड्रिंकिंग हाउस को मधुशाला या बार या डिस्को कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। 5 बोलता है डीनेचर्ड। डीनेचर्ड मतलब समझ लीजिए कि कोई ऐसी चीज जो कि जहरीली है। तो कह रहे हैं कि देखो कोई भी ऐसा चीज जो ह्यूमन कंजम्पशन के लिए अनफिट है, सॉरी, कोई भी ऐसी चीज जो कि ह्यूमन कंजप्शन के लिए अनफिट है उसको हम बोलते हैं डीनेचर्ड। और उसको किसने प्रिस्क्राइब किया, गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब करके बता दिया हो कि ये फला फला जो ट्रीज है, जैसे मान लो हार्पिक की बोतल है, तो क्या ह्यूमन उसको कंज्यूम कर सकता है, नहीं कर सकता, तो उसको हम क्या बोलेंगे, डीनेचर्ड। तो कहते हैं जो भी चीज़ ह्यूमन कंजप्शन के लिए अनफिट है उसको क्या उसको प्रिस्क्राइब कौन करेगा, गवर्नमेंट करेगा। एक्साइजेबल आर्टिकल का क्या मतलब है, तो कहते हैं कि देखो, आई डोंट नो व्हाट इज हैपनिंग। एक्साइजेबल आर्टिकल का मतलब होता है कि कोई भी अल्कोहलिक लिकर जो कि ह्यूमन कंजप्शन के लिए यूज होने वाला है,
या मतलब एक्साइजेबल आर्टिकल वही हुआ जिसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगेगी, मतलब जिसके ऊपर इनडायरेक्ट टैक्सेस लगेंगे। तो कह रहे हैं कि क्या क्या होगा, तो जो भी अल्कोहलिक लिकर ह्यूमन कंजप्शन के लिए होगा वो एक्साइजेबल आर्टिकल है। या कोई भी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग, इंटॉक्सिकेटिंग मतलब नशीला, कोई भी नशीला पदार्थ, चाहे वो ओपियम ही क्यों ना हो, जिसको डिफाइन ओपियम का डिफिनेशन का देखो, अल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजप्शन को डिफाइन कहाँ किया है, तो हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे कि 212 में डिफाइन किया गया है इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग को, और 213 में लिकर को डिफाइन किया गया है। तो आपका जो एक्साइज एक्ट है उसके 212 में हम क्या पढ़ते हैं, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग, और 213 में क्या पढ़ते हैं, लिकर पढ़ते हैं। तो उसकी डेफिनेशन कहाँ दी गई है, एक्साइज एक्ट में दी गई है। लेकिन ओपियम या पॉपी स्ट्रॉ, इसको कहाँ डिफाइन किया गया है, तो इसको नारकोटिक्स ड्रग साइकोट्रोपिक सब्सटेंस एक्ट में डिफाइन किया गया है। तो एक्साइज एक्ट, एक्साइजेबल आर्टिकल क्या क्या है, कोई भी अल्कोहलिक लिकर जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए यूज हो रहा हो, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग हो जिसका डिफाइन किया गया है 212 213 में, और बोलते हैं ओपियम या पॉपी स्ट्रॉ, ये सब एक्साइजेबल आर्टिकल है, इनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी इम्पोज होगी। आगे बढ़ते हैं, एक्साइज ड्यूटी और काउंटरवेलिंग ड्यूटी के बारे में बता रहे हैं। तो कहते हैं कि देखो, एक्साइज ड्यूटी का मतलब वही है काउंटरविलिंग का, जो कि लिस्ट नंबर 2 के एंट्री नंबर 51 में दिया गया है 7 शेड्यूल के। एक्साइज ऑफिसर का मतलब होता है कलेक्टर, जिसको अपॉइंट कहाँ कर रहे हैं, सेक्शन नंबर 7 में कर रहे हैं, अभी हम देखने वाले हैं। एक्साइज रेवेन्यू का मतलब होता है वो रेवेन्यू जो कि आपकी ड्यूटी से डिराइव हो रहा है, मतलब आपकी ड्यूटी नहीं, एक्साइज ड्यूटी फीस और टैक्स से डिराइव हो रहा है। लेकिन कोई भी फाइन जो कि कोर्ट इम्पोज करेगा उसको एक्साइज रेवेन्यू में नहीं लेकर आएंगे। या और क्या आएगा एक्साइज रेवेन्यू में, कहते हैं कि देखो, रेवेन्यू डिराइव्ड और डिराइवेबल फ्रॉम एनी ड्यूटी फीस टैक्स पेनाल्टी पेमेंट और कॉन्फिस्केशन इम्पोज ऑर्डर एग्रीड अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, उसको हम रेवेन्यू बोलते हैं, एक्साइज रेवेन्यू। लेकिन अगर कोर्ट कोई फाइन इम्पोज करता है तो वो एक्साइज रेवेन्यू नहीं होता है। एक्सपोर्ट को भी डिफाइन किया गया, कह रहे हैं कि देखो, कोई भी चीज़ जो आप अपने स्टेट से बाहर लेकर जाते हो उसे हम एक्सपोर्ट कहते हैं। सेक्शन 10 में, सबसेक्शन 10 में क्या था उसको एमिट कर दिया गया। इंपोर्ट में कहते हैं कि कोई भी चीज़ जो आप इंडिया में इंपोर्ट करते हो, मतलब बाहर के स्टेट से आप अपनी स्टेट में लेकर आते हैं। इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग के बारे में बोलते हैं कि देखो, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग का मतलब होता है कोई भी लीव्स, स्मॉल स्टॉक्स, फ्लावरिंग, फ्रूटिंग टॉप्स ऑफ इंडियन हेम्प प्लांट, मतलब भांग के पौधे का पत्ता, उसकी स्टॉक्स, उसके फ्लावर्स, उसके फ्रूटिंग टॉप्स, इन सब को हम क्या बोलते हैं, जिसको भांग बोला जाता है, सिंधी गांजा बोलते हैं, उसे हम इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग कह रहे हैं। सब क्लॉज 2 को ओमिट कर दिया गया। फिर बोलते हैं एनी मिक्सचर विद और विदाउट न्यूट्रल मटीरियल्स ऑफ एनी ऑफ द अबव फॉर्म्स, मतलब कोई भी ऐसा मिक्सचर जो कि इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग बना दे रहा है, या उससे कोई ड्रिंक प्रिपेयर हो सकती है जो कि नशीली हो, उनको हम इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग बोलेंगे। इंटॉक्सिकेटिंग और नार्कोटिक सब्सटेंस विद द स्टेट गवर्नमेंट में बाय फुट, तो कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट समय समय पे डिक्लेयर करता रहे कि ये सब्सटेंस, ये प्लांट इंटॉक्सिकेटिंग नेचर का है, तो उन सबको हम इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग बोलेंगे। याद करने वाली चीज़ यही है कि जो इंडियन हेम्प प्लांट है, जिसको हम भांग का पौधा बोलते हैं, उसका फ्रूट, उसका लीव्स, उसका फ्लावर, उसका स्टॉक सब जो है नशा पैदा करता है, तो वो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग कहलाएगा। आगे बढ़ते हैं, लिकर का क्या मतलब होता है, तो इंटॉक्सिकेटिंग लिकर इंक्लूड्स स्पिरिट्स ऑफ वाइन। तो इसको याद करना पड़ेगा क्योंकि हो सकता है कि जो एमसीक्यू में ऑप्शन में दे दे कि लिकर में क्या क्या इंक्लूड है, क्या क्या नहीं है। तो कहते हैं कि देखो, स्पिरिट्स ऑफ वाइन, स्पिरिट ऑफ ताड़ी, बियर और लिक्विड कंसिस्टिंग और कंटेनिंग अल्कोहल, जो भी लिक्विड जिसमें अल्कोहल है या कोई भी ऐसा सब्सटेंस है जो कि स्टेट गवर्नमेंट नोटिफाई करके बताता है कि ये लिकर होगा पर्पस के लिए, उसे हम लिकर कहते हैं। तो लिकर मतलब होता है, लिकर क्या क्या इंक्लूड करता है, पहले तो लिकर का मतलब होता है इंटॉक्सिकेटिंग लिकर, मतलब जो कि नशा पैदा करे, और इंक्लूड क्या क्या कहता है, तो स्पिरिट्स ऑफ वाइन, स्पिरिट वाइन, ताड़ी, बियर, ये जितने भी लिक्विड जिसमें अल्कोहल कंटेन है, तो वो क्या हो गया, लिकर हो गया। मैन्युफैक्चर का मतलब होता है सारा प्रोसेस, चाहे वो नेचुरल है चाहे वो आर्टिफिशियल है, जिसके माध्यम से आप इंटॉक्सिकेंट का प्रोड्यूस कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, उसे हम मैन्युफैक्चर कहते हैं। प्लेस का मतलब होता है कि हाउस, बिल्डिंग, शॉप, बूथ, टेनेंट, एनक्लोजर। अब बताओ, प्लेस से रिलेटेड हमने एक और कौन सा वो पढ़ा, तो हमने पढ़ा कॉमन ड्रिंकिंग हाउस, जो कहाँ दिया है, 2-4 में दिया है। एक्सप्रेशन रिफरिंग टू सेल, सेल मतलब होता है कोई भी चीज़ जिससे आप किसी चीज़ को ट्रांसफर कर रहे हैं अदर देन गिफ्ट, मतलब गिफ्ट ना देके कोई चीज़ आप ट्रांसफर करते हो,
तो उसे हम कह रहे हैं सेल। स्पिरिट का मतलब होता है कोई भी लिकर जिसमें अल्कोहल कंटेंट है और उसको आपने ऑब्टेन कैसे किया, डिस्टिलेशन प्रोसेस से ऑब्टेन किया है। ताड़ी मतलब होता है फर्मेंटेड या अनफर्मेंटेड जूस ड्रॉन फ्रॉम एनी काइंड ऑफ पाम ट्री। तो वो ताड़ी का पेड़ होता है, उस पे ना मटका बांध के और फिर वहां से ताड़ी के जूस को ड्रॉ करते हैं, फिर बाद में उसको पीते हैं। तो ताड़ी हमारा 218 में है। 219 बात करता है ट्रांसपोर्ट। तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट की बात हमने कहा कि 29 में हमने बात किया एक्सपोर्ट की, 211 में हमने इंपोर्ट की बात किया और 219 में हमने ट्रांसपोर्ट की बात किया। सेक्शन नंबर 2 खत्म हो गया। आई होप समझ में आया होगा। देखो इससे जो भी क्वेश्चंस बनेंगे ना वो आपके मैं इंपॉर्टेंट सेक्शंस आपको नोट डाउन करा देती हूँ, लेकिन वो आपके डायरेक्ट मार्जिनल नोट से बढ़ेंगे। तो आप इसके लिए सेक्शन नंबर 1A पढ़ लीजिएगा जिसमें बियर की बात हो रही है। कॉमन ड्रिंकिंग हाउस पढ़ लीजिएगा। डीनेचर्ड कहाँ दिया हुआ है, 25 में दिया हुआ है। और उसके बाद एक्साइजेबल आर्टिकल्स क्या है, तो जितने भी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स हमने पढ़े जो कि अल्कोहलिक लिकर है या कोई भी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग है या ओपियम और पॉपी स्ट्रॉ है, तो वो आ जाएगा। फिर आप पढ़ लीजिएगा एक्साइज रेवेन्यू कहाँ दिया हुआ है, और 28 में हमने अभी पढ़ा इंटॉक्सिकेंट का मतलब और लिकर का मतलब देख लीजिएगा। यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं, एक बार के लिए स्पिरिट और तारी भी देख लेना। ये कुछ पॉइंट्स है जहाँ से अक्सर क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात करेंगे सेक्शन नंबर 4 के बारे में, क्योंकि सेक्शन नंबर 3 ओमिट हो गया था। सेक्शन नंबर 4 बोलता है कि पावर टू डिक्लेयर व्हाट शैल बी डीम्ड कंट्री लिकर एंड फॉरेन लिकर। तो ये कहते हैं देखो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो इस एक्ट के पर्पस के लिए बता सकें कि कौन सा लिकर देशी शराब है, कौन सा विदेशी शराब है। तो देशी विदेशी शराब सुनते हैं हम लोग, तो लिकर कौन सा कंट्री है कौन सा फॉरेन है ये कौन डिसाइड करेगा, डिक्लेयर करेगा, स्टेट गवर्नमेंट करता है। डेफिनेशन ऑफ रिटेल एंड होल्स, ये भी एक बार पूछा था कि रिटेल का डेफिनेशन एक्साइज एक्ट में कहाँ दिया है, तो बच्चे घबरा गए थे, इससे होते ना हड़बड़ा जाना, वैसा हो गया था। तो रिटेल सेल का जो डेफिनेशन है वो 5 के 1 में है और होल सेल का जो डेफिनेशन है वो 5 के 2 में है। तो कहते हैं कि देखो स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन के माध्यम से डिक्लेयर करेगा कि विथ रिस्पेक्ट ऑफ आइदर टू द होल और स्टेट और इन स्पेट, मतलब स्टेट पे, पूरे स्टेट पे या किसी स्पेसिफाइड लोकल एरिया पे, रिगार्ड द परचेज, मतलब वो क्या क्या डिक्लेयर कर सकते हैं कि ये तो पूरे के पूरे स्टेट पे या तो किसी स्पेसिफाइड एरिया पे या जनरल या स्पेसिफाइड क्लास ऑफ परचेजर पे, मतलब कोई ट्राइब के लोग हों या कोई जनरल हो या स्पेशल क्लास के परचेजर हो उनके लिए, या किसी स्पेसिफाइड या जनरल ओकेजन के लिए वो डिक्लेयर कर सकते हैं कि कितना क्वांटिटी इंटॉक्सिकेंट अलाउड होगा एज अ लिमिट ऑफ रिटेल सेल। मतलब रिटेल सेल की जो क्वांटिटी है, जो लिमिट है, वो डिक्लेयर करने का पावर स्टेट गवर्नमेंट को है। वो कब कब कर सकते हैं, या तो वो किसी स्पेसिफाइड या लोकल एरियाज के लिए करेंगे, या वो किसी परचेजर जनरल या स्पेशल परचेजर के लिए करेंगे, या किसी स्पेसिफाइड या जनरल ओकेजन के लिए करेंगे। क्या करेंगे, वो बताएंगे कि क्वांटिटी ऑफ इंटॉक्सिकेंट, कितना क्वांटिटी ऑफ इंटॉक्सिकेंट को हम रिटेल सेल में लेकर आने वाले हैं। आई होप मैं क्लियर हूँ। फिर इसमें होलसेल बोलते हैं कि जैसे ही आपने उस क्वांटिटी को एक्सीड किया वैसे ही वो होलसेल हो जाएगा। तो जो क्वांटिटी है वो है 5 बल्क लीटर, इससे आप एक्सीड करेंगे तो वो होलसेल हो जाएगा और इतनी क्वांटिटी में रहेंगे तो वो रिटेल सेल हो जाएगा। सेविंग इनएक्टमेंट तो कहते हैं कि देखो एक्साइज एक्ट 1915 का जो प्रोविजन है ना वो सी कस्टम एक्ट, इंडियन टैरिफ एक्ट, इंडियन कंटेनमेंट एक्ट पे अप्लाई नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं, एस्टैब्लिशमेंट एंड कंट्रोल, चैप्टर नंबर 2। तो देखो स्टेट गवर्नमेंट के पास बहुत पावर है, क्योंकि स्टेट को पावर कॉन्स्टिट्यूशन खुद ही दे रहा है एंट्री नंबर 51 में। तो कहते हैं कि देखो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो फॉर द होल, पूरे के पूरे राज्य के लिए या राज्य के किसी स्पेसिफाइड पार्ट के लिए क्या कर सकते हैं, एक ऑफिसर को अपॉइंट करेंगे। वो ऑफिसर क्या कहलाएगा, तो वो ऑफिसर कहलाएगा आपका एक्साइज कमिश्नर। और उस कमिश्नर का काम क्या है, वो सुपरिटेंड करेगा एक्साइज डिपार्टमेंट में, मतलब जो एक्साइज डिपार्टमेंट का एडमिनिस्ट्रेशन है उसको देखना और एक्साइज रेवेन्यू को कलेक्ट करना। ये काम किसका है, एक्साइज कमिश्नर का। कौन अपॉइंट करेगा, तो किसी ऑफिसर को अपॉइंट करेगा स्टेट गवर्नमेंट, जिसे हम एक्साइज कमिश्नर कहेंगे, जिसका काम है कि एक्साइज डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन को सुपरिटेंड करना और एक्साइज रेवेन्यू को कलेक्ट करना। बी क्लॉज में बढ़ते हैं, कहते हैं कि देखिए एक पर्सन को तो एक ऑफिसर को तो इन्होंने अपॉइंट किया जिसको इन्होंने कहा कि एक्साइज कमिश्नर। फिर कहते हैं कि आप किसी पर्सन को भी अपॉइंट करिए जो कि कलेक्टर नहीं होगा, अ पर्सन अदर देन कलेक्टर, मतलब कलेक्टर के अलावा किसी पर्सन को अपॉइंट करिए जो एक्सरसाइज करेगा सारे पावर्स या कुछ पावर्स को, परफॉर्म करेगा ड्यूटीज़, वो ड्यूटीज़ जो कि कन्फर या इम्पोज हो रही हैं कलेक्टर के ऊपर। मतलब आपको एक पर्सन को अपॉइंट करना है, ये पर्सन कलेक्टर नहीं होना
चाहिए। और इस पर्सन को क्या देंगे आप, इनको बोलेंगे कि तुम्हारे पास वो सारे पावर्स या ड्यूटीज़ है जो एक कलेक्टर के पास होते हैं। या तो तुम उसको कलेक्टर के साथ कंकरेंटली एक्सरसाइज कर लो, या तुम उसको सबऑर्डिनेशन में करो, मतलब उनके नीचे रह के काम करो, या उनकी जगह पे जाके आप काम कर सकते हैं। तो पहला पर्सन जो अपॉइंट हुआ उसको हमने बोला कि एक्साइज कमिश्नर, जो कि सुप्रिटेंड करेगा एक्साइज डिपार्टमेंट के एडमिनिस्ट्रेशन को। दूसरा हमने बोला कि एक ऐसे पर्सन को अपॉइंट करिए जो कि कलेक्टर होगा, कलेक्टर नहीं होगा लेकिन उसके पास सारे पावर सारी ड्यूटीज़ कन्फर कहाँ से की जाएंगी, कलेक्टर की जो पावर्स एंड ड्यूटीज़ हैं उनको कन्फर किया जाएगा। तीसरा बोलते हैं कि एक्साइज डिपार्टमेंट सिर्फ 2 ही लोग तो रहेंगे नहीं, तो और भी ऑफिसर्स को अपॉइंट करो। उनका जो डेजिग्नेशन होगा, पावर और ड्यूटी होगा, वो कौन देखेगा, स्टेट गवर्नमेंट। तो जब स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगा तो वो किस डेजिग्नेशन पे होंगे, उनके पास क्या पावर्स होंगी, उनके पास क्या ड्यूटीज़ होगी, ये डिसाइड करने का काम भी स्टेट गवर्नमेंट का है। 1 सेकेंड का ब्रेक लेंगे ताकि आप चीज़ों को ठीक से क्या कहते हैं ग्रास्प कर सको, हौच पौच नहीं होना चाहिए। सब सेक्शन डी कहता है, सॉरी क्लॉज डी कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर कर सकता है कि सारे या कोई भी पावर्स या ड्यूटीज़ जो है जिनको आपने असाइन किया है क्लॉज 3 में। आपने ये अभी हमने बोला ना कि देखो एक्साइज डिपार्टमेंट में सिर्फ 2 लोग तो रहेंगे नहीं, कि आपने एक एक्साइज कमिश्नर को कर दिया, कलेक्टर को कर दिया और उसके साथ एक पर्सन को डाल दिया, सिर्फ 3 लोग तो रहने वाले नहीं। तो और लोगों को अपॉइंट करो, उनको पावर दो, उनके डेजिग्नेशन उनकी ड्यूटीज़ के बारे में आप बताओ खुद। तो कहते हैं कि जो भी पावर या जो भी ड्यूटीज़ असाइन की जाएगी इस एक्ट के माध्यम से, सब क्लॉज 3C के अंदर, उनको परफॉर्म कौन करेगा, गवर्नमेंट सर्वेंट परफॉर्म करेगा या कोई और पर्सन करेगा। समझ में आ रही बात। कहते हैं कि देखो जो चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी है, जो एक्साइज कमिश्नर है, ऑल और एनी ऑफ इट्स पावर अंडर, तो कहते हैं देखो स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकता है, स्टेट गवर्नमेंट अपनी सारी पावर या कुछ पावर्स को डेलीगेट कर सकता है। किसको डेलीगेट करेगा, तो चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी को, एक्साइज कमिश्नर को और कलेक्टर को। यहाँ पे कलेक्टर भी होना चाहिए, लेट मी कंफर्म वंस, नहीं सॉरी चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी और एक्साइज कमिश्नर को पावर्स कौन डेलीगेट करने वाला है, तो स्टेट गवर्नमेंट डेलीगेट करेगा सारी पावर्स या कुछ पावर को। एक्सेप्शन ये है कि जो सेक्शन नंबर 62 में रूल मेकिंग पावर है स्टेट गवर्नमेंट की, उस पावर को आप डेलीगेट नहीं करेंगे। आप अपनी सारी या कोई भी पावर दे सकते हैं एक्सेप्ट जो रूल मेकिंग पावर है आपकी, कौन दे रहा है, स्टेट गवर्नमेंट। किसको दे रहा है, चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी और एक्साइज कमिश्नर को। कहते हैं विदड्रॉ भी कर सकते हो आप ऐसे पर्सन से अपनी पावर्स को, मतलब आप दे रहे हो, आप दानदाता हो तो आप ले भी सकते हो, आप अपनी सारी पावर्स को चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी और एक्साइज कमिश्नर से ले सकते हैं। कलेक्टर के लिए इसमें कंफ्यूज इसलिए हो गई थी क्योंकि यहाँ पे देखिए कलेक्टर की बात कर रहे हैं। कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट परमिट कर रहा है, क्या परमिट कर रहा है, कि चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी, एक्साइज कमिश्नर और कलेक्टर अपनी पावर्स को डेलीगेट कर सकते हैं। किसको करेंगे, किसी पर्सन को या क्लास ऑफ पर्सन को। किस लिए करेंगे, क्योंकि जो ड्यूटीज उनके ऊपर कन्फर है, चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी, एक्साइज कमिश्नर या कलेक्टर के ऊपर जो भी ड्यूटीज़ है जो उनके ऊपर इम्पोज हो गई है, उनको एक्सरसाइज और डिस्चार्ज कराने के लिए वो किसी ग्रुप ऑफ पर्सन या पर्सन को अपनी पावर्स को परमिट कर, डेलीगेट कर सकते हैं। आई होप मैं चीज़ों को समझा पा रही हूँ। तो सेक्शन नंबर 7 में कुल हमारे पास 7 क्लॉजेज हैं। पहला क्लॉज बात करता है कि एक पर्सन को अपॉइंट करिए जिसको हम एक्साइज कमिश्नर कहेंगे। दूसरा कहता है कि कलेक्टर के अलावा किसी और पर्सन को अपॉइंट करिए जो कि कलेक्टर के साथ काम करेगा, कलेक्टर की जगह काम करेगा या कलेक्टर के सबऑर्डिनेशन में काम करेगा। अब बात हो रही है कि एक्साइज डिपार्टमेंट में सिर्फ 3 लोग तो रहेंगे नहीं, तो और भी लोगों को अपॉइंट करो। उनके पावर्स क्या होंगे, उनके डेजिग्नेशंस क्या होंगी, उनकी ड्यूटीज़ क्या होंगी, ये सब स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करेगा। फिर बोलते हैं कि जो भी पावर ड्यूटी असाइन की जा रही है इस एक्ट में किसी भी ऑफिसर्स को, जिनका अपॉइंटमेंट जो है क्लॉज नंबर C में हो रहा है, वो कौन परफॉर्म करेगा, तो कोई भी गवर्नमेंट सर्वेंट या कोई अदर पर्सन उसको परफॉर्म करेगा। फिर कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट अपनी पावर्स को डेलीगेट कर सकता है, किसको, चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी को या एक्साइज कमिश्नर को, और वो सारी पावर्स डेलीगेट कर सकता है एक्सेप्ट रूल मेकिंग पावर्स जो सेक्शन नंबर 62 में दी गई है। फिर बोलते हैं कि पावर दिया है तो आप विड्रॉ भी कर सकते हो उनसे सारी पावर्स को। फिर कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी को, एक्साइज कमिश्नर को और कलेक्टर को पावर देती है कि आप भी अपनी पावर्स को डेलीगेट कर सकते हैं। किसको करेंगे, किसी भी पर्सन या क्लास ऑफ पर्सन को
फॉर टाइम बीइंग जो भी आपके ऊपर ड्यूटीज़ हैं इम्पोज की गई हैं, पावर्स कन्फर किया गया है, उनके एक्सरसाइज और डिस्चार्ज के लिए आप चाहें तो उसको डेलीगेट कर सकते हैं। आई होप सेक्शन नंबर 7 क्लियर है। आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 7A में, जो बात करता है इस्टेब्लिशमेंट ऑफ फ्लाइंग स्क्वाड। ये उड़न तस्तरी होते हैं, तो इनको कहते हैं कि देखो स्टेट गवर्नमेंट फ्लाइंग स्क्वाड्स बनाएगा। क्या करेंगे वो? तो वो इन्वेस्टिगेट करेंगे उन केसेस में जहाँ पे उनको कोई शक हो या किसी से पता चला हो कि एक्साइज रेवेन्यू में कुछ घपला हो रहा है, तो उसके इंस्पेक्शन के लिए, उसके इन्वेस्टिगेशन के लिए फ्लाइंग स्क्वाड्स बनाए जाएंगे। या उनको ऐसा लगता है कि जो भी इस एक्ट में रूल्स बनाए गए हैं, जो भी प्रोविजंस हैं, इनको कोई कॉन्ट्रावीन कर रहा है, इनके अगेंस्ट जाके कोई काम कर रहा है, तो ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा? एक फ्लाइंग स्क्वाड बनाएगा। तो इसको इस तरीके से पढ़िए, स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन एस्टैब्लिश फ्लाइंग स्क्वाड्स एंड शैल स्पेसिफाई देयरिन द एरिया ओवर विच द फ्लाइंग स्क्वाड शैल एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन। और किस एरिया में वो अपने जुरिस्डिक्शन को एक्सरसाइज करेंगे, ये भी कौन बताएगा? ये स्टेट गवर्नमेंट बताएगा। कहते हैं कि इस फ्लाइंग स्क्वाड्स में वो एक्साइज ऑफिसर्स भी होंगे या अदर पर्सन्स भी होंगे जो स्टेट गवर्नमेंट समय समय पे अपॉइंट करता जाएगा। फिर कह रहे हैं कि जो एक्साइज ऑफिसर्स होते हैं या अदर पर्सन्स होते हैं जिनको फ्लाइंग स्क्वाड में अपॉइंट कर रहे हैं, वो अपनी पावर को परफॉर्म करेंगे, अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करेंगे। कैसे? सेक्शन नंबर 7 से, जहाँ पे हमने 7 क्लॉजेस को पढ़ा। समझ में आ रही बात? आगे बढ़ते हैं, चैप्टर नंबर 3 बात करेंगे इम्पोर्ट, एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट के बारे में। हमने 2 चैप्टर्स कर लिए और 7 सेक्शंस कर लिए। देखो स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो इम्पोर्ट, कहाँ डिफाइंड है? सॉरी 2.9 में नहीं, 2.11 में इम्पोर्ट डिफाइंड है, 2.9 में आपका एक्सपोर्ट डिफाइंड है और 2.18 19 में आई गेस आपका ट्रांसपोर्ट डिफाइंड है। 219 में आपका ट्रांसपोर्ट डिफाइंड है। तो कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट को प्रोहिबिट कर सकते हैं। कहाँ प्रोहिबिट करेंगे? थ्रू आउट द स्टेट, मतलब पूरे स्टेट में उसको प्रोहिबिट कर देंगे, या स्टेट के किसी स्पेसिफाई एरिया में वो प्रोहिबिट कर सकते हैं। देयर ऑफ द इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट ऑफ एनी इंटॉक्सिकेंट। तो कह सकते हैं कि देखिए किसी भी इंटॉक्सिकेंट के इंपोर्ट या एक्सपोर्ट को प्रोहिबिट करने का पावर स्टेट गवर्नमेंट को है। और वो कहाँ कहाँ उसको प्रोहिबिट कर सकती है? तो पूरे राज्य में प्रोहिबिट कर दे कि पूरे स्टेट में आप कहीं भी इंपोर्ट या एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, या वो किसी स्पेसिफाइड एरिया में बोल दे कि भैया ये हमारा छत्तीसगढ़ है, इसके इस एरिया में इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं होना चाहिए किसी भी इंटॉक्सिकेंट का। उनके पास पावर है कि वो ट्रांसपोर्ट को भी, मतलब स्टेट में एक प्लेस से दूसरे प्लेस ले जाने के लिए भी वो बना कर सकते हैं कि आप किसी भी इंटॉक्सिकेंट को ट्रांसपोर्ट भी नहीं करेंगे। फिर बोलते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट इफेक्टिव कंट्रोल ऑफ महुआ। महुआ एक प्यारा सा फ्लावर होता है ब्राउन ब्राउन कलर का, उसको फ्रूट होता है जिसको मम्मी लोग खाती भी हैं व्रत में। उसकी स्मेल बड़ी अजीब सी होती है, तो क्या उससे भी आपका लिकर बनता है, मैन्युफैक्चर होता है। तो कह रहे हैं कि महुआ के कंट्रोल के लिए या कोई भी ऐसा बेस जिसको आप यूटिलाइज कर सकते हैं लिकर के मैन्युफैक्चरिंग के लिए, उसके रिगार्डिंग आपका स्टेट गवर्नमेंट कुछ इफेक्टिव सुटेबल प्रोविजंस बना सकता है, ताकि महुआ या कोई भी ऐसा बेस जिसको यूज़ करके लिकर को मैन्युफैक्चर किया जा सके उसका इफेक्टिव कंट्रोल हो। तो पावर क्या है इनके पास? इंपोर्ट एक्सपोर्ट को प्रोहिबिट करने के लिए या ट्रांसपोर्ट को भी प्रोहिबिट कर देंगे, सुटेबल प्रोविजंस बनाएंगे महुआ के रिगार्डिंग, या कोई भी ऐसा बेस जिससे आप मैन्युफैक्चर कर सको लिकर को। आगे बढ़ते हैं, रेस्ट्रिक्शंस ऑन इंपोर्ट एक्सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट। तो कहते हैं कि देखो स्टेट गवर्नमेंट के सैंक्शन के बिना स्टेट गवर्नमेंट के परमिशन के आप किसी भी इंटॉक्सिकेंट को ना तो इंपोर्ट कर सकते हैं, ना तो एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ना ही ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट ट्रांसपोर्ट करते हैं तो आप कब करेंगे? जब जो ड्यूटी लेवी की गई है, मतलब कोई ड्यूटी है, कोई टैक्स है, उस टैक्स को अगर आपने पे कर दिया, जो इस एक्ट के अंदर टैक्स पे करना है उस टैक्स को अगर आपने पे कर दिया, तब तो आप अपने इंटॉक्सिकेंट को इंपोर्ट एक्सपोर्ट या ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं बिना स्टेट गवर्नमेंट के सैंक्शन के। या अगर आपने कोई बॉन्ड बनाया है उस पेमेंट के रिगार्डिंग, तो उस बॉन्ड को एग्जीक्यूट कर दो, तब आप लेके जा सकते हो। या जो भी कंडीशन स्टेट गवर्नमेंट ने बना रखे हैं उन कंडीशन को कंप्लाई कर दीजिए। अगर आपने ये 3 चीज़ें कर दिया तो स्टेट गवर्नमेंट के सैंक्शन की ज़रूरत नहीं है, और जितने भी इंटॉक्सिकेंट है उनको आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट या ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं। तो कहा गया विदाउट द सैंक्शन ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट नो इंटॉक्सिकेंट शैल बी इंपोर्टेड, एक्सपोर्टेड और ट्रांसपोर्टेड एक्सेप्ट
आफ्टर द पेमेंट ऑफ द ड्यूटी विच इट मे बी लाइबल अंडर दिस एक्ट, मतलब जो ड्यूटी जो टैक्स लगा है उसको पे कर दो, या उस पेमेंट के लिए आपने कोई बॉन्ड बनाया तो उसको एग्जीक्यूट कर दो। दूसरा कहते हैं कि जो भी कंडीशंस स्टेट गवर्नमेंट ने कंप्लाई कर रखे हैं बना रखे हैं उसको आप कंप्लाई कर जाइए। सेक्शन 9 खत्म। सेक्शन 10 कहता है कि देखो, कोई भी इंटॉक्सिकेंट जिसकी क्वांटिटी अगर आप एक्सीड करते हैं, मतलब 5 बल्क लीटर की क्वांटिटी है, ठीक है, अगर आप इस क्वांटिटी को एक्सीड करते हैं तो आइदर जनरली या स्पेसिफाइड एरिया में, तो कहते हैं कि नो इंटॉक्सिकेंट इन एक्सीडिंग सच क्वांटिटी एज स्पेसिफाइड, मतलब जैसा स्टेट गवर्नमेंट ने स्पेसिफाई किया है उस क्वांटिटी को अगर आप एक्सीड करते हैं तो नो इंटॉक्सिकेंट शैल बी इंपोर्टेड, एक्सपोर्टेड और ट्रांसपोर्टेड एक्सेप्ट अंडर अ पास इशूड और डीम टू बी इशूड अंडर द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। तो कहते हैं कि देखो, कोई भी इंटॉक्सिकेंट का अगर तुम्हें इंपोर्ट, एक्सपोर्ट या ट्रांसपोर्ट करना है और उसकी जो लिमिट है वो एक्सीड कर रही है, मतलब 5 बल्क लीटर से वो बढ़ के ऊपर जा रही है, तो ऐसे केस में आप इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट तभी कर सकते हो जब आपने कोई पास इशू कर दिया है। समझ में आ रही बात? आगे बढ़ते हैं। पास वर्ड से आया तो हमारे पास आता है सेक्शन नंबर 11। हमने क्या क्या पढ़ा? हमने पढ़ा एस्टैब्लिशमेंट एंड कंट्रोल सेक्शन नंबर 7 में, फ्लाइंग स्क्वाड का एस्टैब्लिशमेंट 7A में, पावर प्रोहिबिट इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट की, रेस्ट्रिक्शंस इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट पे, रिक्वायरमेंट ऑफ पास के बारे में पढ़ा कि एक्सपोर्ट, इंपोर्ट, ट्रांसपोर्ट करना है, लिमिट एक्सीड कर दिया है तो आपको पास की ज़रूरत है। 11 बोलता है कि पासेस फॉर इंपोर्ट, एक्सपोर्ट एंड ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के लिए पासेस की ज़रूरत होगी। तो कहते हैं कि पासेस फॉर इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ इंटॉक्सिकेंट मे बी ग्रांटेड बाय द कलेक्टर। तो जनरल केसेस में क्या होता है, आपके कलेक्टर साहब क्या करते हैं, एक पास ग्रांट करते हैं, किस लिए? ताकि इंटॉक्सिकेंट का इंपोर्ट, एक्सपोर्ट हो जाए जिनकी क्वांटिटी आप एक्सीड कर रहे हो। प्रोवाइजो में बोलते हैं कि देखो, जो पासेस है इंपोर्ट, एक्सपोर्ट या इंटॉक्सिकेंट के लिए एक्साइज कमिश्नर भी डिटरमाइन करेगा, शैल बी ग्रांटेड ओनली बाय द एक्साइज कमिश्नर। तो कहते हैं जो स्पेशल केसेस अगर आते हैं, कोई स्पेशल ओकेजन पड़ गया है, उस समय अगर आपको चाहिए तो वहाँ पे कौन ग्रांट करता है? तो आपका एक्साइज कमिश्नर ग्रांट करता है। जनरली कौन करता है? कलेक्टर करता है। फिर बोलते हैं जो भी ऐसे पासेस होंगे आइदर जनरल पीरियड के लिए होंगे कि मतलब 10 साल 12 साल के लिए होंगे, या 5 साल 6 साल के लिए होंगे, या डेफिनेट पीरियड के लिए होंगे कि भाई बस ये 2 महीने या 3 महीने के लिए हैं, और कौन सा इंटॉक्सिकेंट आप लेके जा रहे हो उसके काइंड को भी वो वहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, तो कौन ग्रांट कर रहा है इस पासेस को? कलेक्टर जनरल केसेस में, और एक्साइज कमिश्नर स्पेशल केसेस में। एक्साइज कमिश्नर का अपॉइंटमेंट कहाँ हुआ है? तो सेक्शन नंबर 7 के क्लॉज ए में हुआ है। ठीक है, पास की रिक्वायरमेंट की बात हमने सेक्शन नंबर 10 में करी। 12 बोलता है पास इज इशूड बाय अदर अथॉरिटी। देखो इससे सिमिलर ना अभी हम सेक्शन पढ़ेंगे, सेक्शन नंबर 17 का सबसेक्शन 2। तो कहते हैं कि देखो, अगर एक्साइज कमिश्नर किसी और राज्य का है, मतलब इंडिया के अथॉरिटी में है, तो कह रहे हैं किसी और राज्य का एक्साइज कमिश्नर अगर पास इशू कर देगा तो हम यही मानेंगे कि वो पास हमारे ही राज्य से, मतलब हमारे ही क्या कहते हैं, डीम हमारे ही एक्ट के अंदर ही इशू हुआ। जैसे मान लो आपको राजस्थान जाना है, आप बिहार से निकलते हुए यूपी में एंटर करेंगे और फिर राजस्थान जाएंगे, आपके पास पास कहाँ का है? आपके पास पास है बिहार का। अब आप यूपी में गए तो यूपी में आप जाके दूसरा पास तो बनवाओगे नहीं, तो जो भी कहते हैं पास ग्रांटेड बाय एनी अथॉरिटी इन इंडिया, तो जो बिहार के एक्साइज कमिश्नर ने आपको पास दिया है वही आप यहाँ दिखाओगे और वही आप राजस्थान में जाके दिखा दोगे। समझ में आ रही बात? तो passes issued by other authorities may be deemed to be passes granted under this act। हम ये मान के चलेंगे कि वो आपने इस एक्ट के अंदर ही ग्रांट किया है। ठीक है, हमने चैप्टर नंबर 3 भी कंप्लीट कर लिया। देखो कितनी जल्दी जल्दी हो रहा है, टाइम इसके बाद लगेगा। चैप्टर नंबर 4 बात करता है मैन्युफैक्चर, पोजेशन एंड सेल, किसकी? इंटॉक्सिकेंट्स की। तो कहते हैं कि देखिए, लाइसेंस रिक्वायर्ड होगा मैन्युफैक्चर करने के लिए। किसका मैन्युफैक्चर होगा? इंटॉक्सिकेंट का। तो कहते हैं कि अगर आपने मैन्युफैक्चर करना है, तो कहते हैं कोई भी इंटॉक्सिकेंट ना तो आप मैन्युफैक्चर कर सकते हो, ना ही किसी हेम्प प्लांट का कल्टीवेशन कर सकते हो, ना ही किसी तारी प्रोड्यूसिंग ट्री से आप तारी ड्रॉ कर सकते हो, ना ही किसी लिकर को आप बॉटल कर सकते हो सेल के लिए, ना ही डिस्टिलर या ब्रूरी को कंस्ट्रक्ट कर सकते हो, ना ही आपके पास कोई भी ऐसा इक्विपमेंट या एपरेटस होना चाहिए जो इंटॉक्सिकेंट के मैन्युफैक्चरिंग में हेल्प करे। अगर आपको ये सब काम करना है तो आपके पास क्या होना चाहिए? आपके पास एक लाइसेंस होगा जो कि ग्रांटेड होगा बाय द स्टेट गवर्नमेंट इन दिस बिहाफ। तो कहते हैं कि टू मैन्युफैक्चर और कलेक्ट
intoxicant, या to cultivate the hemp plant, to draw the tari from the tari producing trees, and to bottle the liquor for sale, and for the construction of distiller and brewery, and for having in possession all the materials, all the equipments, all the apparatus which is necessary for the purpose of manufacturing the intoxicant, you need to have a license. आपको लाइसेंस चाहिए होगा इन सब चीज़ों के लिए। वो लाइसेंस कोई भी अथॉरिटी ग्रांट करेगी, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे उस बिहाफ में। तो स्टेट गवर्नमेंट कहता है कि हम नोटिफिकेशन के माध्यम से प्रोविजंस बनाएंगे कि ये सेक्शन कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होगा। फिर बोलते हैं कि देखो, अगर कोई लिकर आप कंजप्शन, होम कंजप्शन के लिए मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो वहाँ पे भी ये सेक्शन अप्लाई नहीं होगा। फिर कहते हैं अगर आपके पास कोई ऐसा इक्विपमेंट है जिससे आप ताड़ी बनाते हो, तो देखो ताड़ी के लिए कोई अपरेटस या कोई बहुत बड़े तामझाम वाले इक्विपमेंट्स या यूटेंसिल्स की ज़रूरत नहीं होती है। एक छोटा सा मटका चाहिए होता है, बस उसको ऊपर बांधा, ताड़ी ले लेते हैं वो लोग, उसमें कुछ कट करके, और फिर वो ताड़ी उसमें गिरती रहती है, फिर उसको वो लोग कंज्यूम करते हैं। तो एक प्रोसेस है जिसके बारे में मुझे ज़्यादा पता नहीं है। तो कहते हैं कि देखिए, अगर आपको इंटॉक्सिकेंट को मैन्युफैक्चर करना है, कलेक्ट करना है, हेम्प प्लांट का कल्टीवेशन कराना है, ताड़ी को ड्रॉ करना है मतलब पेड़ से निकालना है, या लिकर को बॉटल में डाल के सेल करना है, डिस्टिलर मतलब हो गया कोई फैक्ट्री जो कि आपके ताड़ी के लिए होगी, ठीक है। तो अगर आपको ऐसी कोई फैक्ट्री बनानी है जहाँ पे स्ट्रॉन्ग अल्कोहलिक ड्रिंक को आप प्रोड्यूस करें, उसे हम डिस्टिलर कहते हैं। तो आपको कोई डिस्टिलर या ब्रीवरी भी वही होगा जहाँ पे आप जो है मतलब कोई ऐसा प्लेस जहाँ पे अल्कोहल को कॉमर्शियल पर्पस के लिए बना के बेचा जाता हो, तो वो अगर आपको ये सब कुछ कंस्ट्रक्ट कराना है तो इन सब चीज़ों के लिए जाके पहले गवर्नमेंट से लाइसेंस लेकर आओ, अदरवाइज नहीं होगा। तो लाइसेंस कहाँ मिल रहा है? सेक्शन नंबर 13 में मिल रहा है। अब सेक्शन नंबर 14 के पास चलते हैं। तो सेक्शन नंबर 14 बोलता है कि जो आपका एक्साइज कमिश्नर है वो क्या करेगा? डिस्टिलरी इस्टेब्लिश करेगा। डिस्टिलरी का मतलब होता है कि देखिए, कोई ऐसी फैक्ट्री जहाँ पे स्ट्रॉन्ग अल्कोहलिक ड्रिंक को प्रिपेयर किया जा सके, उसे हम बोलते हैं डिस्टिलरी। फिर कहते हैं कि क्या एक्साइज कमिश्नर क्या कर सकता है? डिस्टिलरी को इस्टेब्लिश करा सकता है जहाँ पे मैन्युफैक्चर होगा। क्या होगा मैन्युफैक्चर? स्पिरिट को मैन्युफैक्चर कराया जाएगा। अभी हमने स्पिरिट की भी डेफिनेशन पढ़ी थी, अगर आप रिकॉल कर सकें, सेक्शन नंबर 2 के सब सेक्शन 17 में स्पिरिट की डेफिनेशन पढ़ी थी। तो कहते हैं कि स्पिरिट के मैन्युफैक्चरिंग के लिए आप डिस्टिलरी को इस्टेब्लिश करवाना है तो एक्साइज कमिश्नर करवाएगा वो, और उसके मैन्युफैक्चरिंग के लिए मतलब स्पिरिट को मैन्युफैक्चर कराने के लिए लाइसेंस कहाँ से लेकर आओगे? सेक्शन 13 से लेकर आओगे। फिर कहते हैं डिस्टिलरी को डिसकंटिन्यू कराने के लिए भी कौन करा सकता है? एक्साइज कमिश्नर करा सकता है। ग्रांट कौन करेगा लाइसेंस? तो कहते हैं कि ऑन सच कंडीशन, जो भी कंडीशन स्टेट गवर्नमेंट इम्पोज करेगा, तो एक्साइज कमिश्नर क्या कर सकता है? लाइसेंस देगा आपको फॉर द कंस्ट्रक्शन एंड ऑफ डिस्टिलरी एंड ब्रीवरी। फिर बोलते हैं वेयर हाउस। वेयर हाउस वो जगह होती है जहाँ पे आप अपने गुड्स को स्टोर करते हैं। तो कहते हैं लाइसेंस दे सकता है वेयर हाउस को इस्टेब्लिश कराने के लिए जहाँ पे इंटॉक्सिकेंट को डिपॉजिट किया जाएगा और उनको विदाउट पेमेंट रखा जाएगा। उसके बाद बट सब्जेक्ट टू पेमेंट ऑफ सच फी एज द गवर्नमेंट, तो मतलब जो भी फीस है वो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि इतना इतना पेमेंट करो, और डिसकंटिन्यू भी कर सकते हैं ऐसे वेयर हाउस को। तो चैप्टर नंबर 4 बात करता है मैन्युफैक्चर पोजेशन सेल के बारे में। मैन्युफैक्चर के लिए आपको लाइसेंस लेनी पड़ेगी, सेक्शन नंबर 13 बोलता है। फिर बोलते हैं मैन्युफैक्चर करना है आपको, तो किसी जगह पे करोगे ना, ऐसे ही थोड़ी छत पे बैठ के आप शराब बना रहे हो, तो उसके लिए आपको एक डिस्टिलरी इस्टेब्लिश कराना पड़ेगा, जिसके लिए आपको एक्साइज कमिश्नर की मदद लेना पड़ेगा। अब मैन्युफैक्चरिंग हो गया तो उसको स्टोर भी तो करोगे ना कहीं, तो उसके लिए आपको एक वेयर हाउस का कंस्ट्रक्शन कराना पड़ेगा, जिसके लिए आप कहाँ जाएंगे? फिर से एक्साइज कमिश्नर के पास जाएंगे। एक्साइज कमिश्नर के पास पावर है इस्टेब्लिश करने का डिस्टिलरी, और वो चाहे तो उसको डिसकंटिन्यू भी कर सकता है। सेम इज द केस विथ वेयर हाउस। वेयर हाउस इस्टेब्लिश कराने का भी पावर है और चाहे तो उसको डिसकंटिन्यू कर सकता है। फिर आता है सेक्शन नंबर 15 जो कि बात करता है पेमेंट ऑफ ड्यूटी ऑन रिमूवल ऑफ डिस्टिलरी, ब्रीवरी और प्लेस फॉर स्टोरेज। तो कहते देखो, स्टेट गवर्नमेंट के सैंक्शन के बिना आप किसी भी इंटॉक्सिकेंट को रिमूव नहीं कर सकते हैं किसी भी डिस्टिलरी, ब्रेवरी, वेयर हाउस से या कोई भी स्टोरेज के प्लेस से जो कि जिसके लिए लाइसेंस मिला है इस एक्ट में। जब तक आपने पेमेंट ना किया हो फीस का या बॉन्ड एग्जीक्यूट ना किया हो, तब तक आप रिमूव नहीं कर सकते। तो कहते हैं कि देखो, कोई भी इंटॉक्सिकेंट को आप किसी भी डिस्टिलरी, ब्रीवरी या वेयर हाउस से रिमूव नहीं कर सकते हैं बिना स्टेट गवर्नमेंट के सैंक्शन के। और बोलते हैं जो भी चैप्टर नंबर 5 में आपको
पेमेंट देना हो, बॉन्ड एग्जीक्यूट करना हो, वो करना पड़ेगा, तभी आप उसको रिमूव कर सकते हैं, अनलेस द ड्यूटी हैज बीन पेड। ठीक है, तो हमने चैप्टर नंबर 4 में 3 सेक्शन पढ़े। उसके पहले चैप्टर नंबर 2 में हमने 5 सेक्शन पढ़े थे। चैप्टर नंबर 2 में हमने 2 सेक्शन पढ़े, चैप्टर नंबर 3 में हमने 5 सेक्शन पढ़े, और उसके बाद चैप्टर नंबर 4 में अभी तक हमने 3 सेक्शन पढ़ा। चौथा है पोजेशन ऑफ इंटॉक्सिकेंट जनरली। तो कहते हैं कि देखो, स्टेट गवर्नमेंट नोटिफिकेशन बनाएगा, नोटिफिकेशन के माध्यम से लिमिट प्रिस्क्राइब करेगा कि कितना क्वांटिटी शराब का आप पोजेस कर सकते हो, इंटॉक्सिकेंट की कितनी, मतलब कितना क्वांटिटी आप पोजेस कर सकते हैं। तो देखो 5 बल्क लीटर तो पहले से ही मैं बोलते आ रही हूँ। फिर कहते हैं प्रोवाइडेड दैट डिफरेंट लिमिट्स, डिफरेंट क्वालिटीज के लिए डिफरेंट लिमिट्स होंगी। फिर बोलते हैं कि नो पर्सन शैल हैव इन पोजीशन एनी क्वांटिटी ऑफ एनी इंटॉक्सिकेंट एक्सेस ऑफ द, मतलब 5 बल्क लीटर से एक्सेस में आप नहीं ले सकते हो। आप 10 बल्क लीटर इंटॉक्सिकेंट अपने पास नहीं रख सकते, एक्सेप्ट अगर आपके पास लाइसेंस है किस चीज़ का, मैन्युफैक्चर, कल्टीवेशन, कलेक्शन, सेल या सप्लाई करने का लाइसेंस है, तब तो आप रख लो। अगर आपके पास कोई पास है जिसके माध्यम से आप इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, तब भी आप रख सकते हो। मतलब क्या रख सकते हो, क्वांटिटी जो है उस इंटॉक्सिकेंट की, उसको बढ़ा के, उसकी क्वांटिटी को बढ़ा के आप रख सकते हैं। फिर अगर आपके पास कोई परमिट है जो कि इस एक्ट के माध्यम में, इस माध्यम से ग्रांट हुआ है, तो भी आप इंटॉक्सिकेंट की जो एक्सेस ऑफ द लिमिट है, मतलब जो लिमिट प्रिस्क्राइब है उसको एक्सीड करके आप इंटॉक्सिकेंट को अपने पोजीशन में रख सकते हैं। ऐसा कौन कह रहा है, तो ऐसा कहता है सेक्शन नंबर 16। सब सेक्शन 2 कहाँ अप्लाई नहीं हुआ, तो जो भी फॉरेन लिकर है जो किसी कॉमन कैरियर या वेयर हाउसमैन के पास है, तो वहाँ पे आपका सेक्शन नंबर 2 अप्लाई नहीं होगा। किसका, सेक्शन 16 का सबसेक्शन 2 अप्लाई नहीं होगा। फिर बोलते हैं स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो बोल सकता है कि ये फला फला मिस्टर ए है, फला फला मिस्टर बी है, ये कोई पर्सन है या क्लास ऑफ पर्सन है, इनको हम प्रोहिबिट कर रहे हैं, प्रोहिबिट द पोजेशन, मतलब इनके पास तो शराब दिखनी ही नहीं चाहिए मुझे। या तो वो स्टेट में या तो किसी स्पेसिफाइड एरिया में बता सकते हैं कि क्लास ऑफ द पर्सन और ग्रुप ऑफ द पर्सन, इनके पास इंटॉक्सिकेंट नहीं दिखना चाहिए, उसका पोजेशन इनके पास होना ही नहीं चाहिए। तो आई होप मैं क्लियर हूँ। इसमें बोल रहे हैं सेक्शन नंबर 16 में कि पोजेशन, जो क्वांटिटी स्टेट गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब की है उससे ऊपर आप एक्सीड नहीं कर सकते। करेंगे तो 3 केस में, पहला आपके पास लाइसेंस हो, दूसरा आपके पास पास हो, तीसरा आपके पास परमिट हो। फॉरेन लिकर पे सेक्शन 16 का क्लॉज 2 अप्लाई नहीं होता है। 4 कहता है कि कोई पर्सन, जनरल पर्सन या हम क्लास ऑफ पर्सन को स्पेसिफाई करेगा स्टेट गवर्नमेंट कि इनके पास तो मुझे इंटॉक्सिकेंट का पोजीशन दिखना ही नहीं चाहिए। 5 क्या बात करता है, तो 15 क्या बात करता है, हमने बात किया कि डिस्टिलरी ब्रूअरी में से इंटॉक्सिकेंट को रिमूव करने के लिए आपको ड्यूटी पे करनी पड़ेगी, मतलब टैक्स देना पड़ेगा। फिर बोलते हैं कि लाइसेंसिंग या एस्टैब्लिशमेंट ऑफ डिस्टिलरीज या वेयर हाउस, उसके पहले हमने लाइसेंस मांगा मैन्युफैक्चर करने के लिए। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, सेक्शन नंबर 17 में बात करेंगे लाइसेंस रिक्वायर्ड फॉर सेल ऑफ इंटॉक्सिकेंट। इंटॉक्सिकेंट के सेल के लिए भी आपको लाइसेंस चाहिए। मतलब आपने क्या किया, मैन्युफैक्चर के लिए लाइसेंस ले लिया, फिर अब आपको इस्टेब्लिश, एक डिस्टिलरी इस्टेब्लिश करना है जहाँ पे आप जाके उन सारे आइटम्स को रखेंगे, वो भी, उसके लिए भी लाइसेंस ले लिया। अब आप क्या उसको रखे रहोगे, बेचोगे नहीं, तो बेचने के लिए भी आपको चाहिए लाइसेंस। तो कहते हैं कि किसी भी इंटॉक्सिकेंट को आप बेचेंगे नहीं एक्सेप्ट अंडर द अथॉरिटी एंड सब्जेक्ट टर्म्स कंडीशंस लाइसेंस ग्रांटेड। जब तक आपको लाइसेंस ग्रांट नहीं हो जाती तब तक आप किसी भी इंटॉक्सिकेंट को सोल्ड नहीं कर सकते। प्रोवाइजो में ये देते हैं कि देखो, कोई एक व्यक्ति है जिसको ना ताड़ी के पेड़ पे, मतलब पाम ट्री पे चढ़ने का बड़ा एक्सपीरियंस है, तो ये पेड़ पे फटाफट फटाफट चढ़ता है और वहां से ताड़ी ड्रॉ कर लेता है। तो ताड़ी जो ड्रॉ किया वो क्या करेगा, वो किसी ऐसे व्यक्ति खोजेगा जिसके पास लाइसेंस है ताड़ी के मैन्युफैक्चर के लिए। ताड़ी कहाँ डिफाइन थी, तो ताड़ी डिफाइन थी 218 में। तो कहते हैं कि एनी पर्सन हैविंग द राइट टू द टारी ड्रॉन, मतलब उसके पास टारी निकालने का तरीका है किसी ट्री से, तो वो क्या करेगा, उस तारी को किसी ऐसे व्यक्ति को बेचेगा जिसके पास लाइसेंस होगा तारी को मैन्युफैक्चर करने के लिए। लेकिन जो व्यक्ति है, मतलब मिस्टर ए है, मिस्टर राम है, जिनको पेड़ पे चढ़ने का बड़ा शौक है, तो ये पेड़ पे चढ़ के ताड़ी तो निकाल लेते हैं, तो इनको, उस ताड़ी को किसी ऐसे व्यक्ति, मतलब मिस्टर श्याम जिनके पास लाइसेंस है ताड़ी बनाने का, उनको बेचने के लिए राम को किसी लाइसेंस की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो सेल कर सकता है विदाउट लाइसेंस। समझ में आ रही बात। फिर बोलते हैं कि
बी में पर्सन अंडर सेक्शन 13 क्या पढ़ा, लाइसेंस के बारे में, मैन्युफैक्चर के लाइसेंस के बारे में। कोई पर्सन अगर कल्टीवेट कर रहा है हेम्प प्लांट का मतलब क्या है, भांग का पेड़, तो कहते हैं कि वो सेल करेगा विदाउट लाइसेंस। अगर मैं कल्टीवेशन कर रही हूँ, भांग की खेती कर रही हूँ, तो मैं उस भांग के प्लांट का जो भी पोर्शन है जो कि इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग के मैन्युफैक्चरिंग के लिए यूज होगा, मैं उसको सेल करूंगी विदाउट लाइसेंस किसी ऐसे व्यक्ति के पास जिसके पास इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग बनाने का लाइसेंस हो। समझ में आ रही बात। सी बोलता है कि नथिंग इन दिस सेक्शन टू अप्लाई टू द सेल ऑफ फॉरेन लिकर। फॉरेन लिकर पे इसमें जो भी चीजें लिखी हैं वो अप्लाई नहीं होंगी। देखो क्या बोला कि आपको इंटॉक्सिकेंट अगर बेचना है तो उसके लिए लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, बिना लाइसेंस के आप बेच नहीं सकते हैं। फिर प्रोवाइजो में कहते हैं कि अगर कोई ताड़ी के पेड़ पे चढ़ने का एक्सपर्ट है तो वो वहां से ताड़ी ड्रॉ करता है, तो वो ताड़ी ड्रॉ करने के बाद बिना लाइसेंस के वो ताड़ी किसको बेच देगा, वो किसी ऐसे व्यक्ति को बेचेगा जिसके पास लाइसेंस है, टू अ पर्सन लाइसेंस टू मैन्युफैक्चर और सेल ताड़ी, जिसके पास ताड़ी को मैन्युफैक्चर करने का लाइसेंस है उसको वो बेच देगा। फिर देखो इसको एग्जाम्पल से समझ लीजिए कि मिस्टर ए है, इनको पेड़ पे चढ़ने का बड़ा शौक होता है, ये बहुत बढ़िया से ताड़ी ड्रॉ कर लेते हैं। तो मिस्टर ए के पास कोई लाइसेंस नहीं है किस चीज़ का, इंटॉक्सिकेंट, ताड़ी भी तो एक इंटॉक्सिकेंट ही ना, तो उसको सेल करने का कोई लाइसेंस नहीं है। लेकिन ये एक्सपर्ट है तो ये क्या कर सकते हैं, मिस्टर बी को सेल कर सकते हैं ताड़ी जो उन्होंने पेड़ से निकाली। मिस्टर बी के पास क्या होना चाहिए, मिस्टर बी के पास क्या होना चाहिए, एक लाइसेंस होना चाहिए किस चीज़ का, ताड़ी को मैन्युफैक्चर करने का और सेल करने का। तो इनको मतलब मिस्टर ए जब वो ताड़ी बी को देंगे तो मिस्टर ए को लाइसेंस की ज़रूरत नहीं है। सेम इज़ द केस विद द कल्टिवेशन ऑफ हेम्प प्लांट। जो व्यक्ति भांग की खेती कर रहा है वो अपने भांग का जो भी प्रोडक्ट है, उसको जो भी प्रोड्यूस हुआ है उसको किसी ऐसे व्यक्ति के पास बेचेगा जिसके पास लाइसेंस है इस एक्ट में इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग को मैन्युफैक्चर करने का। सी क्लॉज कहता है कि जो भी इस सेक्शन में तुमने अभी तक पढ़ा वो फॉरेन लिकर पे अप्लाई नहीं होगा। सेक्शन 17(2) अभी हमने पढ़ा था ना एक सेक्शन नंबर 12, तो वैसा ही सेक्शन 17(2) है। कहते हैं कि देखो कोई भी कंडीशन जो एक्साइज कमिश्नर डिटरमाइन करेगा तो वो कह सकते हैं कि लाइसेंस फॉर सेल अंडर द एक्साइज लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स इन अदर स्टेट्स में बी डीम टू बी लाइसेंस। तो कहते हैं देखो जो सेल का लाइसेंस है ना, अगर वो किसी और स्टेट में आपको ग्रांट हुआ है तो उसको हम ऐसा ही मानेंगे जैसा हमारे स्टेट में हुआ है। जैसे वहाँ पे हमने क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि अगर कहीं और से किसी और के कमिश्नर के माध्यम से आपको कोई ट्रांसफ़र करने का राइट है, मतलब आपके पास कोई पास है जिससे आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो मटेरियल्स को या इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकते हो, तो हम उसको ऐसा ही मानेंगे जैसा हमारे एक्ट के माध्यम से दिया गया। वैसे 17(2) कहता है कि भैया अगर आपके पास कोई लाइसेंस है सेल करने का तो हम ऐसा ही मानेंगे जैसा कि वो लाइसेंस हमारे एक्ट के माध्यम से ही ग्रांट हुआ हो। आई होप यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हैं। एक सेकेंड का ब्रेक ले लेते हैं, मैं थोड़ा जल्दी बोलती हूँ तो शायद आपको पेस डेवलप करने में थोड़ा टाइम लगेगा, बट इट विल हेल्प यू, क्योंकि मैं नहीं चाहती कि हम अननेसेसरी बातें करें और चीज़ों को डिस्ट्रैक्ट करें और टाइम वेस्ट करें, क्योंकि वैसे ही अपने पास टाइम कम होता है। आधा टाइम तो आलस में निकल जाता है, जो थोड़ा मोड़ा पढ़ने का मन करता है उसमें फालतू के एडवर्टीजमेंट्स देख के माइंड डिस्ट्रैक्ट होता है। तो मैं अपनी स्पीड को भी थोड़ा ठीक ठीक रखती हूँ ताकि आपको चीज़ें समझ में भी आएँ और आपका टाइम ज़्यादा कंज्यूम ना करूँ मैं। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। आगे बढ़ते हैं, चीज़ें समझ ना आए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मैसेज कर देना। और मैंने एक ग्रुप का लिंक भी दिया है, अगर आप चाहें मुझसे कनेक्ट होने के लिए तो आप उस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और उसके माध्यम से आप अपने क्वेरीज को मुझसे पूछ सकते हैं, जो भी कुछ आपको पूछना हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के पास यहाँ पे बोलते हैं ग्रांट लीज ऑफ राइट टू मैन्युफैक्चर। देखो स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकता है, किसी भी पर्सन को लीज ग्रांट कर सकता है। ठीक है, लीज के माध्यम से वो क्या देगा, राइट देगा, अधिकार देगा। किस चीज़ का अधिकार, मैन्युफैक्चर करने का, सप्लाई करने का, होलसेल और रिटेल। होलसेल के माध्यम से सप्लाई करो, सेल करो, रिटेल में करो चाहे होलसेल में करो, मैन्युफैक्चर करो। क्या मैन्युफैक्चर करना है, कोई भी लिकर या इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग विद इन ए स्पेसिफाइड एरिया। तो देखो ये एरिया है हमारा। स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं, श्याम बाबू को, सॉरी, स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकते हैं, कोई मिस्टर श्याम है, इनको बोलेंगे कि भैया हम तुमको लीज ग्रांट कर रहे हैं, उस लीज के माध्यम से मैं तुम्हें अधिकार देता हूँ। अधिकार किस चीज़ का, कि तुम मैन्युफैक्चर कर सकते हो, सेल कर सकते हो, होलसेल में या रिटेल में। क्या होलसेल और रिटेल में सेल करोगे, लिकर को सेल कर सकते हो या किसी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग को सेल कर सकते हो। तो कहते हैं कि हमने आपको स्पेसिफाइड एरिया में
लिकर के मैन्युफैक्चरिंग के लिए लीज ग्रांट कर दिया। तो कहते हैं लाइसेंसिंग अथॉरिटी में ग्रांट लेसी। तो देखो लीज ग्रांट कौन कर रहा है, लीज आपका ग्रांट कर रहा है स्टेट गवर्नमेंट। तो जैसे ही आपको लीज मिल जाता है कि आप सेल कर सकते हैं, मैन्युफैक्चर कर सकते हैं इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग को, लिकर को, तो वैसे ही जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है, मतलब सेक्शन 13 में जो लाइसेंस प्रोवाइड कर रहे हैं, वो अथॉरिटी क्या करेंगे, तुरंत उस पर्सन को, श्याम को, जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने लीज ग्रांट किया, उसको तुरंत क्या करेंगे, उसको तुरंत जो है लाइसेंस प्रोवाइड करेंगे। तो लिखता है लाइसेंसिंग अथॉरिटी में ग्रांट टू अ लेसी अंडर सबसेक्शन 1 ए लाइसेंस इन टर्म्स एंड ऑफ हिज लीज। तो लीज के टर्म्स पे उनको लाइसेंस ग्रांट करने का काम लाइसेंसिंग अथॉरिटी का है। अगर कोई सबलेटिंग का प्रोविजन मेंशन नहीं है उस लीज वाले डॉक्यूमेंट में, तो वहाँ पे वो रिक्वेस्ट कर सकते हैं और बोलेंगे कि हमको जो है सब लेसी का भी प्रावधान इस लीज वाले एग्रीमेंट में मेंशन कराइए। तो स्टेट गवर्नमेंट को वो एप्लीकेशन के माध्यम से रिक्वेस्ट कर सकते हैं। 18 ही कहते हैं एक्सक्लूसिव प्रिविलेज ऑफ मैन्युफैक्चर एंड सेल में बी ग्रांटेड। तो कहते हैं कि देखो 18A को ऐड किया गया था 2002 में। तो कह रहे हैं कि देखिए क्या होता है कि स्टेट गवर्नमेंट एक्सक्लूसिव प्रिविलेज दे सकता है किसी भी कॉरपोरेशन को, ठीक है, कोई भी कॉरपोरेशन है उनको एक्सक्लूसिव प्रिविलेज दे देगा। क्या ये कॉरपोरेशन या तो स्टेट फुल्ली ओन कर रहा हो या स्टेट के नीचे कोई ओन कर रहा हो। तो कहते हैं कि देखिए कोई भी कॉरपोरेशन है तो स्टेट गवर्नमेंट उसको जो है एक्सक्लूसिव प्रिविलेज दे देगा कि आप मैन्युफैक्चर करिए, सेल करिए, रिटेल करिए, होलसेल करिए लिकर का। तो 18A का जो मेरे बेरेक में प्रोविजन है वो इससे थोड़ा सा मिसमैच हो रहा है। तो हमारे बेरेक में कहते हैं नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन दिस एक्ट स्टेट गवर्नमेंट मे बाई जनरल और स्पेशल ऑर्डर, किसी जनरल या स्पेशल ऑर्डर से एक्सक्लूसिव राइट ग्रांट कर सकता है। किसको एक्सक्लूसिव राइट ग्रांट करेगा, किसी कॉरपोरेशन को। किस लिए ग्रांट कर रहा है, फॉर द मैन्युफैक्चर, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, स्टोरेज, परचेज, wholesale, retail, sale, collection of any intoxicant, denatured spirits और हेम्प टू एनी कॉरपोरेशन। तो कहते हैं कि स्टेट गवर्नमेंट स्पेशल ऑर्डर से किसी भी कॉरपोरेशन को यह अधिकार दे सकता है कि वो राइट उनके पास है कि मैन्युफैक्चर करो, सेल करो, रिटेल करो, एक्सपोर्ट करो, ट्रांसपोर्ट करो। और वो कॉरपोरेशन या तो होली या मतलब होली ओन्ड, मतलब स्टेट गवर्नमेंट या तो उसको खुद ही ओन कर रहा है या तो उस कॉरपोरेशन को कंट्रोल कर रहा है। तो ऐसे में उनको एक एक्सक्लूसिव पावर दे दिया गया। किसको पावर दे रहे हैं, किसी ऐसे कॉरपोरेशन को। किस चीज़ का पावर, मैन्युफैक्चर करने का पावर दे रहा है। कौन दे रहा है, स्टेट गवर्नमेंट देता है। फिर सबसेक्शन 2 में कहते हैं कि जैसे ही किसी कॉरपोरेशन को पावर मिल जाता है तो जो भी एक्साइज कमिश्नर है वो क्या करेगा, तुरंत इमीडिएट इफेक्ट से लाइसेंस ग्रांट करेगा। लाइसेंस ग्रांट करने के बाद उन्हें ये भी बताएगा कि आप जो है अपनी ब्रांचेस को, अपने डेपोर्स को, अपने शॉप्स को किस किस प्लेसेस पे, वो प्लेस भी स्पेसिफाई करेगा कौन, एक्साइज कमिश्नर, कि आप किस किस प्लेसेस पे अपने शॉप्स वगैरह को खोल सकते हैं। तो 18A में देखो 18 में पावर दिया गया किसी पर्सन को कि आपके पास आपको हम पावर देते हैं मैन्युफैक्चर करने का, ठीक है, 18 में दिया गया। 18A में एक्सक्लूसिव पावर दिया जा रहा है किसी कॉरपोरेशन को कि आप क्या कर सकते हो, आप मैन्युफैक्चर कर सकते हो, सेल कर सकते हो, इंपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, पोजेशन में रख सकते हो किसी भी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग को। और बोलते हैं कि वो कॉरपोरेशन या तो स्टेट ओन कर रहा हो या तो कंट्रोल कर रहा हो। फिर बोलते हैं कि एक्साइज कमिश्नर तुरंत जो है सब्जेक्ट टू द रूल्स ऑफ द प्रोविजन ऑफ द एक्ट तुरंत क्या करेगा, उस कॉरपोरेशन को लाइसेंस ग्रांट करेगा। फिर बोलते हैं कि लाइसेंस ग्रांट करने के बाद एक्साइज कमिश्नर ये भी बताएगा कि आप किन किन जगहों पे अपनी शॉप, अपने डेपोज, अपने ब्रांचेस खोल सकते हो। तो ये था हमारा 18A। 19 बोलता है लेसी परमिशन टू ड्रॉ ताड़ी। अगर ताड़ी ड्रॉ करने का परमिशन आपने किसी लेसी को दे दिया है तो वो परमिशन, रिटन परमिशन अगर है तो हम मानेंगे कि वो परमिशन का वही इफेक्ट होगा जैसे कलेक्टर के द्वारा दिए गए किसी परमिशन का होता है। मैन्युफैक्चर सेल ऑफ लिकर इन मिलिट्री कंटेनमेंट। तो कहते हैं देखो मिलिट्री वाले एरिया में ना आप क्या कर सकते हैं, आप उसके एरिया में रिटेल सेल नहीं कर सकते किसी भी लिकर का एक्सेप्ट विद द नॉलेज एंड कंसेंट ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर। तो जो भी कमांडिंग ऑफिसर है, चाहे वो ब्रिगेडियर हो, कम और या कर्नल हो, तो उनके आप कंसेंट के बिना रिटेल सेल ऑफ लिकर नहीं कर सकते किसी भी मिलिट्री कंटेनमेंट एरिया में। वैसे वहाँ पे शराब बड़ी सस्ती मिलती है, अगर आपके फैमिली मेम्बर में कोई हो तो आपको पता होगा कि वहाँ पे बड़ी कम दामों में मिल जाती है। तो कह रहे हैं कि वहाँ रिटेल सेल आपको करना ही नहीं, अगर करना है तो आपको कंसेंट लेनी पड़ेगी कमांडिंग ऑफिसर की। समझ में आ रही बात।
आगे बढ़ते हैं 21 में, ड्यूटी ऑफ लाइसेंसी विथ रिगार्ड टू मेजरमेंट एंड टेस्टिंग। तो देखो, जो भी पर्सन मैन्युफैक्चर कर रहा है, सेल कर रहा है किसी भी इंटॉक्सिकेंट का, उसको लाइसेंस ग्रांट है इस एक्ट में, तो वो बाउंड है कि उसके पास सप्लाई हिमसेल्फ, उसके पास क्या होना चाहिए, मेजर्स होने चाहिए, वेट्स होने चाहिए, इंस्ट्रूमेंट्स होने चाहिए, जो कि एक्साइज कमिश्नर प्रेस्क्राइब करेगा। एक्साइज कमिश्नर कहाँ पढ़ा था हमने, 7 के ए में पढ़ा था। रिवाइज करते रहा करिए ताकि चीज़ें भूले ना, ठीक है। टू कीप द सेम इन द गुड कंडीशन, तो कहते हैं कि देखो, अगर आपको लाइसेंस ग्रांट कर दिया गया है कि आप मैन्युफैक्चर कर सकते हो, सेल कर सकते हो किसी भी इंटॉक्सिकेंट का, तो आप अपने पास कुछ सामान को रखेंगे जो एक्साइज कमिश्नर आपको प्रिस्क्राइब करेगा। उसमें पहला आ गया कि मेजर्स, वेट या इंस्ट्रूमेंट्स को रखोगे जिसके माध्यम से आप मैन्युफैक्चरिंग कर सकते हो। फिर कहते हैं ऑन द रिक्वेजिशन ऑफ एक्साइज ऑफिसर, जो भी एक्साइज ऑफिसर है उसके रिक्वेस्ट करने पे आप क्या करेंगे, आप एट एनी टाइम टू मेजर, वे और टेस्ट एनी इंटॉक्सिकेंट, कोई भी इंटॉक्सिकेंट जो आपके पोजीशन में, उसको आप मेजर करोगे, वे करोगे, टेस्ट करोगे, अगर एक्साइज ऑफिसर ने आपको बोल दिया कि ये तुम्हें करना है। तो 21 क्या करता है, ड्यूटी की बात करता है। 20 में भी हमने क्या पढ़ा, रिकॉल कर पा रहे हो आप, 20 में भी हमने पढ़ा कि मिलिट्री कंटेनमेंट एरिया में आप मैन्युफैक्चर या सेल नहीं कर सकते लीकर। 19 में हमने पढ़ा कि ताड़ी ड्रॉ करने का जो लस्सी का परमिशन है वो उसका वही इफेक्ट होगा जैसे कलेक्टर के द्वारा परमिशन दिया गया। 18A में हमने एक्सक्लूसिव राइट के बारे में पढ़ा जो कॉरपोरेशन को स्टेट गवर्नमेंट दे रही है। 18 में हमने पढ़ा कि किसी पर्सन को आप मैन्युफैक्चर का राइट दे रहे हो लीज ग्रांट करके। 17 में हमने पढ़ा कि इंटॉक्सिकेंट को बेचने के लिए आपको लाइसेंस चाहिए। 16 में हमने पढ़ा कि इंटॉक्सिकेंट को पोजीशन में लाने के लिए भी आपके पास लाइसेंस, पास, परमिट होना चाहिए। फॉरेन लिकर पे अप्लाई नहीं होता है और स्टेट गवर्नमेंट चाहे तो कुछ स्पेसिफाइड लोगों को बोल सकता है कि इनके पास पोजीशन दिखना ही नहीं चाहिए। 15 बोलता है कि डिस्टिलरी, ब्रीवरी या प्लेस ऑफ स्टोरेज में जो भी इंटॉक्सिकेंट रखे हैं उनको निकालने के लिए आपको एक सम पे करना पड़ेगा और बिना गवर्नमेंट के सैंक्शन के आप उसको नहीं निकाल सकते अनलेस आपने वो ड्यूटी पे ना कर दी हो। इस्टेब्लिशमेंट के लिए भी आपको एक्साइज कमिश्नर से क्या करना पड़ेगा, लाइसेंस लेना पड़ेगा। और 13 में हमने बोला कि मैन्युफैक्चर के लिए आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। 12th में हमने क्या बात किया था कि जो भी पास कोई और स्टेट के अथॉरिटी से, इंडिया के अथॉरिटी से ग्रांट होगा उसे हम यही मानेंगे कि वो हमारे स्टेट से ग्रांट हो रहा है। और हमने 11 में क्या पढ़ा था, हमने पढ़ा था कि पास की ज़रूरत होगी तो पास इंपोर्ट, एक्सपोर्ट और ट्रांसपोर्ट की कलेक्टर ग्रांट करेगा या एक्साइज कमिश्नर एक स्पेशल केसेस में करता है। 10 क्या पढ़ा था, 10 में हमने पढ़ा था कि इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट के लिए आपको पास की रिक्वायरमेंट होगी। और 9 में हमने पढ़ा था कि रेस्ट्रिक्शन लग सकता है इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट पे अगर आपने मतलब आपको अगर इंटॉक्सिकेंट को इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है तो बिना गवर्नमेंट के सैंक्शन के तो आप पेमेंट करो ड्यूटी का, या जो भी बॉन्ड है उसको एग्जीक्यूट करो या कंप्लायंस करो उन सारे कंडीशन से जो स्टेट गवर्नमेंट ने बनाए हैं। पावर है स्टेट गवर्नमेंट के पास कि वो प्रोहिबिट कर सकता है थ्रू आउट द स्टेट या स्पेसिफाइड लिमिट में किसी भी इंटॉक्सिकेंट का। 7A में हमने फ्लाइंग स्क्वाड के बारे में पढ़ा था जिसको उसकी ज्यूरिसडिक्शन स्टेट गवर्नमेंट खुद स्पेसिफाई करेगी। इसमें एक्साइज ऑफिसर्स होते हैं और ये अपने पावर्स को ऐसे ही एक्सरसाइज करेंगे जैसे 7th में दिया है। इसमें हमने 7 क्लॉजेस को पढ़े थे जो हमने रिवाइज भी किया था, दोबारा रिवाइज कराऊंगी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। 5 में बोलते हैं कि ये एक्ट कहाँ कहाँ अप्लाई नहीं होगा। 5 में बोलते हैं कि 6 में बोलते हैं कहाँ अप्लाई नहीं होगा। 5 में बोलते हैं रिटेल सेल और होलसेल का डेफिनेशन क्या है। और कंट्री लिकर और फॉरेन लिकर कौन बताएगा, स्टेट गवर्नमेंट बताएगा। तो हमने रिवाइज भी कर लिया। आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 22 की तरफ। तो कहते हैं प्रोहिबिशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट ऑफ मेल पर्सन अंडर द एज ऑफ 21 साल के बच्चों को, मतलब बच्चे नहीं है, जो भी पर्सन है, मेल पर्सन है, इनको आप एम्प्लॉयमेंट पे नहीं रखोगे अपनी प्रीमाइसेस में ड्यूरिंग द आवर्स जहाँ पे प्रीमाइसेस ओपन है फॉर द बिजनेस। तो अगर आपकी प्रेमाइस है जहाँ पे इंटॉक्सिकेंट का कंजप्शन हो रहा है तो ऐसी जगहों पे 21 साल का जो भी बच्चा होगा आप उसको वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे, ना ही आप परमिट करेंगे कि आप विदाउट या विद एम्प्लॉयमेंट आप किसी को परमिशन भी नहीं देंगे वहाँ पे काम करने का। या कोई भी मेल पर्सन जिसका एज है, कितना एज है 21, और कोई महिला है तो उसको तो बिल्कुल ही एंट्री नहीं दोगे आप। क्यों नहीं दोगे, क्योंकि ऐसी जगह पे पब्लिक जो है आके इंटॉक्सिकेंट को कंज्यूम करे तो वो अलग थलग गंदी हरकतें कर सकती है या बच्चा जो है खुद ही कंज्यूम करना शुरू कर सकता है इंटॉक्सिकेंट्स का। तो 22 में बोलते हैं कि मेल पर्सन जिसकी एज 21 ईयर है या कोई भी वुमेन है तो आप उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं दोगे ऐसे प्रेमाइसेस में जहाँ पे इंटॉक्सिकेंट का कंजप्शन हो रहा है। और वो प्रेमाइसेस जो है आपका
खुला हुआ है, मतलब जो ड्यूरिंग द वर्किंग आवर्स, बिजनेस आवर, आप वहाँ पे नहीं देंगे। मतलब अगर वो प्रीमाइसेस बंद हो जाता है तो साफ सफाई करने के लिए आप बुला सकते हो किसी को, लेकिन अगर वो बिजनेस आवर में ओपन है तो आप वहाँ पे परमिट नहीं करेंगे, एम्प्लॉय नहीं करेंगे किसी को विथ या विदाउट रेम्यूनरेशन। समझ में आ रही बात। 23 बोलता है कि देखो, जो भी पर्सन्स हैं अंडर द एज ऑफ 21, उनको ना ही आप सेल करोगे ना ही डिलीवर करोगे क्या, लिकर या इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग। मतलब जो भी डिलीवरी बॉय वगैरह होते हैं उनके माध्यम से भी आप डिलीवर नहीं करवाएंगे क्या, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग अंडर द एज ऑफ 21 ईयर्स, वेदर फॉर कंजप्शन और बाय सच पर्सन और बाय एनी अदर पर्सन। आप उसको डिलीवर सेल नहीं कराएंगे किसी ऐसे व्यक्ति से जिसका एज 21 ईयर है। एडवर्टीजमेंट के बारे में कहते हैं, कभी देखा शराब का एडवर्टीजमेंट, तो कहते हैं देखो भैया, एडवर्टीजमेंट का मतलब होता है कोई भी नोटिस, सर्कुलर, रेबर, रैपर या कोई भी डॉक्यूमेंट या कोई भी अनाउंसमेंट जो ओरली किया जा रहा है या कोई भी एग्जीबिशन जो स्लाइड फिल्म में या सिनेमा में किया जा रहा है, इन सब के माध्यम से अगर आप कुछ भी सर्कुलेट करने की कोशिश करते हैं जिसके माध्यम से सेल हो या कंजप्शन जो है लिकर का बढ़े, तो उसे हम एडवर्टीजमेंट की कैटेगरी में लाते हैं। फिर बोल रहे हैं कि अगर कोई व्यक्ति प्रिंट कर रहा है, पब्लिश कर रहा है या कॉज टू बी प्रिंटेड और पब्लिश इन एनी न्यूज़पेपर, बुक, लीफलेट, बुकलेट, अदर सिंगल और periodical publication or otherwise displays or distributes or cause or permits to be displayed or distribute any advertisement or order commending, soliciting the use or offering or purporting to condemn the soliciting use of लिकर। सीधे से नहीं बोल पा रहेंगे, इतना लंबा इंग्लिश में लाइन लिख दिया इन्होंने कहा कि देखो, कोई भी व्यक्ति अगर प्रिंट कर रहा है, पब्लिश कर रहा है किसी न्यूज़पेपर में, बुक में कि भैया आओ शराब पियो, शराब पीना अच्छी बात है, ऐसा वैसा करके, तो उस व्यक्ति को हम 6 महीने की सज़ा दे देंगे और 2000 रुपये उसके ऊपर फाइन इम्पोज होगा। समझ में आ रही बात। ये पहला सेक्शन है ना, सेक्शन नंबर 23A, जहाँ पे हम पेनल्टी और उसकी बात कर रहे हैं। 6 मंथ की सज़ा मिल रही है और 2000 फाइन मिल रहा है अगर आप एडवर्टीजमेंट करते हैं लिकर के कंज्यूम करवाने के लिए। फिर इसमें कुछ एक्सेप्शन भी दिया गया, कहते हैं अगर मान लीजिए जो लिकर वेंडर है, मतलब जो शराब बेचने वाला है, उसके दुकान के बाहर कोई लिस्ट लगी है, कोई कैटलॉग लगा है जहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है कि ये वाला शराब इतने रुपए का है, तो वो एडवर्टीजमेंट में नहीं आएगा। फिर कहते हैं कोई भी एडवर्टीजमेंट जो किसी बुक, लीफलेट या बुकलेट में है जो कि आउटसाइड छत्तीसगढ़ पब्लिश हो रहा है, तो वो भी हम एडवर्टीजमेंट में नहीं लाते हैं। फिर कह रहे हैं कोई भी एडवर्टीजमेंट जो कि न्यूज़पेपर, प्रिंटेड, पब्लिश्ड या है छत्तीसगढ़ में बिफोर द स्टेट गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई, तो कहते हैं जो इस एक्ट के एप्लीकेबल होने के पहले न्यूज़पेपर वगैरह में पब्लिश है तो उस पे उसको भी हम नहीं मानते कि वो एडवर्टीजमेंट है। फिर बोलते हैं कि कोई भी चीज़ जो कि any other advertisement or matters which the state government may by notification generally or specifically exempt from the operation, मतलब कोई भी एडवर्टीजमेंट जो कि स्टेट गवर्नमेंट बोलता है कि भैया हम इसको एग्जेम्प्ट कर रहे हैं, इस एक्ट का, इस सेक्शन का ऑपरेशन इस पर्टिकुलर चीज़ पे नहीं होगा, इस एडवर्टीजमेंट पे नहीं होगा, तो उसको भी एग्जेम्पशन मिल जाएगा। फिर बोलते हैं अगर कोई, ये वही सेम चीज़ है। फिर बोलते हैं फोर्थ में कि कहते हैं कि नॉट विद स्टैंडिंग कंटेन इन सब सेक्शन 3 द स्टेट गवर्नमेंट मे बाय नोटिफिकेशन प्रोहिबिट विद इन द स्टेट the circulation, distribution or sale of any newspaper, book, leaflet, booklet or other publication printed and published outside the state which contains advertisement or matter condemning the soliciting the use। तो कहते हैं कोई भी एडवर्टीजमेंट, कोई भी मैटर जिसमें लिखा है कि आप जो है ऑफरिंग ऑफ लिकर, मतलब लिकर को यूज़ करने के लिए बढ़ावा दिया जा रहा है, एडवर्टाइज किया जा रहा है, तो कहते हैं कोई भी सर्कुलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी किसी भी चीज़ का हमारे स्टेट में बिल्कुल भी प्रोहिबिट है। कहते हैं अगर कोई सर्कुलेट करते हुए मिल गया तो उसको हम 6 महीने की सज़ा और 2000 की फ़ाइन देंगे। यही सेम फाइन अभी हमने आगे भी पढ़ा था इसी सेम सेक्शन में। समझ में आ रही बात। आगे बढ़ते हैं। 5th वाले पे बोलते हैं कि देखो, कोई भी ऐसा न्यूज़पेपर या बुकलेट है जहाँ पे एडवर्टीजमेंट कंटेंट है, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, उसकी सारी कॉपी को पहली बात ही फॉरफीट करवा देगा कि जो भी वो न्यूज़पेपर है या जो भी लीफलेट है उसको पहले के पहले तुम फॉरफीट करो। और उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद एक्साइज ऑफिसर या कोई भी पुलिस ऑफिसर या रेवेन्यू डिपार्टमेंट का कोई भी ऑफिसर है तो उसको बोलेंगे ऐसा है कि तुम जाओ सीज करो, ये जहाँ भी आपको छत्तीसगढ़ में ये लीफलेट, ये बुकलेट, ये बुक मिलता है उसको पहले सीज कर लीजिए। फिर बोलते हैं कोई भी कलेक्टर या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का अगर है
तो वो क्या करेगा, वो बोलेगा, मतलब किसी ऑफिसर को जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज है, उसको बोलेगा कि आप उनके प्रेमाइसेस में एंटर करिए और वहाँ पे सर्च करिए रिगार्डिंग द सेम कि कैसे इन्होंने इस चीज़ को पब्लिश कर दिया न्यूज़पेपर में। तो क्या बोल रहा है 5 सबसेक्शन, कहता है कि देखो कोई भी न्यूज़पेपर, बुक, लीफलेट, बुकलेट, जहाँ पे भी ऐसा कोई एडवर्टीजमेंट छपा है जो कि बताता है कि हमें लिकर को यूज़ करना चाहिए, सॉलिसिट कर रहा है कि भैया पियो लिकर, तो ऐसे में स्टेट गवर्नमेंट डिक्लेयर करेगा कि सारी कॉपीज को पहले तुम फॉरफिट करो, फॉरफिट करने के बाद जहां भी तुम्हें छत्तीसगढ़ में वो चीज़ दिखती है उसे सीज करो। फिर कोई भी कलेक्टर या जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट या सेकेंड क्लास किसी भी ऑफिसर को जो कि स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ऑथराइज है उसको बोलेंगे कि बाई वारंट आप जाओ, एंटर करो अपॉन एंड सर्च फॉर द सेम इन एनी प्रीमाइसेस। इसका रैंक पे लिख देना, नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर। उनको बोलेंगे कि आप जाके वहाँ पे एंटर करिए, उनकी प्रीमाइसेस में छानबीन करिए। आई होप ये सेक्शन समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सेक्शन नंबर 23A जो कि एडवर्टीजमेंट रिलेटिंग टू लिकर को प्रोहिबिट करता है, और अगर कोई ऐसा करता है तो 6 महीने की सज़ा और 2000 रुपये फाइन। क्लोजिंग ऑफ द शॉप फॉर द सेक ऑफ द पब्लिक, ये इस चैप्टर का लास्ट सेक्शन है। कहते हैं कि देखो जो IAS ऑफिसर है, मतलब DM है आपके यहाँ का, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो लाइसेंसी को राइटिंग में नोटिस दे सकता है कि पब्लिक पीस को प्रिजर्व करने के लिए आप अपनी लिकर की शॉप को बंद कर दीजिए। तो कहते हैं कि अगर कोई मतलब दंगा फसाद होने का डर है तो वो भी बोलेंगे कि भाई लिकर की शॉप को बंद करो। फिर बोलते हैं कि अगर मतलब ऐसा कोई नोटिस मजिस्ट्रेट ने नहीं दिया है लिकर की शॉप को बंद करने के लिए और उसको लग रहा है कि कोई दंगा फसाद होने वाला है, तो जो लाइसेंसी है वो खुद से मतलब इतना जागरूक होना चाहिए कि वो उस शॉप को बंद कर दे विदाउट एनी ऑर्डर। और कहते हैं कि मजिस्ट्रेट जो भी ऑर्डर दे रहा है इस सेक्शन में वो बाद में उसको कम्युनिकेट किसको करेगा, कलेक्टर को कम्युनिकेट करेगा कि क्यों उसने किया, उसके रिगार्डिंग वो रीजंस भी देगा कि क्यों उसने शॉप्स को बंद करवाया, मतलब क्या ऐसा इशू हो रहा था जिसकी वजह से उसको पब्लिक पीस को प्रिजर्व कराने के लिए शॉप्स बंद करानी पड़ी। तो 24 बात करता है क्लोजिंग ऑफ शॉप्स फॉर द पब्लिक पीस, 23A बात करता है एडवर्टीजमेंट के बारे में, और 23 बात करता है कि 21 ईयर के लोगों को आप सेल या डिलीवरी करने के लिए नहीं भेजेंगे, और 22 बोलता है कि 21 ईयर के लड़के मेल या फीमेल को आप एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे। 21 बोलता है कि मेजरमेंट और टेस्टिंग के लिए जो भी लाइसेंसी की क्या क्या ड्यूटीज़ हैं, और 20 के आगे की हमने सारी चीज़ें रिवाइज की ही थी। आगे बढ़ते हैं चैप्टर नंबर 5 की तरफ, जो कि बात करता है, एक सेकेंड, जो कि बात करता है ड्यूटीज एंड फीस के बारे में। तो कहते हैं कि देखो एक्साइजेबल आर्टिकल, ये हमने कहाँ पढ़ा था, ये हमने डेफिनेशन क्लॉज में पढ़ा था, 2.6 में हमने पढ़ा था कि एक्साइजेबल आर्टिकल क्या होता है। तो एक्साइजेबल आर्टिकल हमने कहाँ पढ़ा था, 2.6 में हमने एक्साइजेबल आर्टिकल के बारे में पढ़ा था। क्या कहते हैं, कोई भी अल्कोहलिक इंटॉक्सिकेटिंग अल्कोहल हो, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग हो, अल्कोहलिक लिकर हो, ओपियम हो, पॉपी स्ट्रॉ हो, इस सब एक्साइजेबल आर्टिकल है, इनके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगेगी। तो कहते हैं एक्साइज ड्यूटी या काउंटर विलिंग ड्यूटी किस पे लगेगी, शैल बी लेविड ऑन ऑल एक्साइजेबल आर्टिकल्स जिनका इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट, मैन्युफैक्चर, कल्टीवेशन, कलेक्शन या उनको उनके मैन्युफैक्चरिंग के लिए आपने डिस्टिलरी को इस्टेब्लिश किया, ब्रूअरी को इस्टेब्लिश किया, लाइसेंस दिया, इन सब चीज़ों को लेके तो कहते हैं कि एक्साइजेबल आर्टिकल जिनको इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट कर रहे हो उन सारे एक्साइजेबल आर्टिकल पे एक्साइज ड्यूटी भी लगेगी और काउंटर वेलिंग ड्यूटी भी लगेगी। आर्टिकल्स अदर देन टॉयलेट और मेडिसिनल प्रिपरेशनल्स, तो कहते हैं जो मेडिसिनल या टॉयलेट प्रिपरेशन के जो आर्टिकल्स हैं उनको छोड़ दो। क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि उसके लिए पावर किसके पास है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। तो कहते हैं ड्यूटी ऑन एक्साइजेबल आर्टिकल। अब देखो 25 का सबसेक्शन 2 कहता है कि जो ड्यूटी तुमने इम्पोज किया है वो लगेगी कैसे, मतलब इम्पोज कैसे करोगे आप, तो डिफरेंट रेट्स, तो कहते जैसे होता है ना कि मार्केट में जाओ तो आलू का भाव अलग होता है, कद्दू का भाव अलग है, बैगन का भाव अलग है, मटर का भाव अलग है, तो सबके भाव अलग होते हैं। तो या फिर आप जाओ तो किसी अलग गली में चले जाओ, जैसे आप यूपी के किसी एरिया में हो, फिर किसी दूसरे एरिया में चले जाओ तो वहाँ भी सब्जी का रेट अलग हो जाता है। तो कहते हैं थोड़ा ही होता है, 2 3 4 5 रुपए का। तो कहते हैं प्लेस के हिसाब से एक्साइजेबल आर्टिकल के ऊपर आप ड्यूटी इम्पोज करेंगे। अगर आप किसी पॉश इलाके में चले गए हैं तो उसके हिसाब से हाई फाई ड्यूटी इम्पोज कर दो, अगर आप किसी थोड़े से नॉर्मल इलाके में हैं तो कम ड्यूटी इम्पोज कर दो। जो एक्साइजेबल आर्टिकल की स्ट्रेंथ या क्वालिटी होगी उसके हिसाब से ड्यूटी इम्पोज होगी। जो यूज़ होगा एक्साइजेबल आर्टिकल का डिफरेंट पर्पज़ के लिए, मान लो बार में जा रहा है या उसको मैन्युफैक्चर कर रहे हैं हम एक्सपोर्ट करने के लिए, या किसी पब में जा रहा है, मधुशाला में जा रहा है, जैसे पिक्चर्स में, पुरानी पिक्चर्स में दिखाते थे बेंच बनी होती थी और उसके नीचे फिर
चेयर बनी है, ऐसे किसी कॉमन ड्रिंकिंग हाउस में जा रहा है, तो जिस पर्पस के लिए जहाँ जा रहा है उस यूज़ के लिए, मतलब किस यूज़ के लिए जा रहा है उसके हिसाब से ड्यूटी लगेगी, प्लेस के हिसाब से लगेगी, क्वालिटी के हिसाब से लगेगी, जो एक्साइजेबल आर्टिकल का वैल्यू है उसके हिसाब से ड्यूटी इम्पोज होगी। और साथ ही साथ 10% सरचार्ज भी इम्पोर्ट होगा उसके ऊपर, जो सरचार्ज ट्रांसफर होगा रूरल या अर्बन एरिया के किसी भी लोकल बॉडीज में। सबसेक्शन 3 बोलता है कि देखो ड्यूटी उन कहाँ पे इम्पोज नहीं होगी, शेल नॉट बी इम्पोज ऑन एनी आर्टिकल्स, कोई भी आर्टिकल जो कि इंडिया में इम्पोर्ट होके आ रहा है, बाहर से आ रहा है, किसी विदेश देश से आ रहा है, तो इम्पोर्ट होके इंडिया में आ रहा है और उसने ऑलरेडी इम्पोर्टेशन का खर्चा मतलब अपना ड्यूटी दे दिया है सी कस्टम एक्ट के हिसाब से, तो आप अपने एक्साइज एक्ट के हिसाब से उस पर ड्यूटी इम्पोर्ट नहीं करेंगे। फिर सेक्शन नंबर 4 कहता है, सब सेक्शन 4 कहता है कि देखो इस सेक्शन में जो भी कुछ प्रोवाइडेड है वो स्टेट गवर्नमेंट को परक्ल्यूड नहीं कर रहा है। कहाँ से परक्ल्यूड नहीं कर रहा है, वो स्टेट गवर्नमेंट को बोल रहा है कि भाई आप अपने रेट्स को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, ये आपका डिस्क्रिप्शन है, हम इसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। और जो भी आपका इन्हांसिंग या रिड्यूसिंग होगा रेट्स का, उसको स्टेट गवर्नमेंट के पास पावर है कि उसको रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी दो। जैसे जो फाइनेंशियल ईयर्स होते हैं वो कहाँ से कहाँ शुरू होते हैं, तो आपका 1 अप्रैल, अभी कल ही 1 अप्रैल बीता है, 1 अप्रैल ऑफ 2025 से लेके 31 मार्च ऑफ 2026 तक होता है। तो कहते हैं कि जो भी आप डिसीजन लेंगे मतलब रेट्स को बढ़ाएंगे घटाएंगे, उसका रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट भी होगा। मान लो 1 अप्रैल से आपका फाइनेंशियल ईयर शुरू हो रहा है और आपने क्या किया, आपने डिसीजन लिया 1 मई को कि हम जो है रेट्स में बढ़ोतरी कर रहे हैं, तो वो पीछे से भी लागू होगा, मतलब वो 1 अप्रैल से काउंट होगा। कहते हैं शैल इंक्लूड द पावर टू गिव रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट टू सच इन्हांसमेंट और रिडक्शन फ्रॉम डेट नॉट अर्लियर देन द कमेंसमेंट ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। मतलब फाइनेंशियल ईयर जिस दिन से कमेंस हो रहा है उसके बाद अगर आपने डेट में बढ़ोतरी मतलब रेट में बढ़ोतरी किया तो वो पीछे से जाके लागू होगा। मतलब 1 अप्रैल से लेके 1 मई तक के बीच का जो समय है वहाँ पे भी वो इन्हांसमेंट जो रेट में है वो अप्लीकेबल होगा। समझ में आ रही बात। आगे बढ़ते हैं सेक्शन नंबर 26 की तरफ। सेक्शन नंबर 26 बोलता है वेज, क्या वे हैं जिनके माध्यम से आप ड्यूटी को लेवी करेंगे। तो कहते हैं कि देखो स्टेट गवर्नमेंट टाइम प्लेस मैनर के हिसाब से स्पेसिफाई करता रहेगा, प्रिस्क्राइब करेगा कि कैसे ड्यूटी को लेवी करना है ऑन द क्वांटिटी ऑफ एक्साइजेबल आर्टिकल्स इंपोर्टेड एक्सपोर्टेड ट्रांसपोर्टेड कलेक्टेड मैन्युफैक्चर्ड। प्रोवाइजो में कहते हैं कि ड्यूटी को लेवी करने के लिए आप जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग है वहाँ पे आप एकड़ के हिसाब से ले सकते हैं। मान लीजिए आपने भांग की खेती किया, कितने एकड़ में किया, आपने मान लीजिए 10 एकड़ में भांग की खेती की, तो पर एकड़ के हिसाब से आपके ऊपर टैक्स लगाया जाएगा, टैक्स लेवी किया जाएगा। समझ में आई बात। फिर बोलते हैं कि और रेट चार्ज बाय क्वांटिटी कलेक्टेड। मान लो आपने जो भी क्वांटिटी कलेक्ट किया वो 5-10 कुंटल रहा होगा, ठीक है, तो उस 5-10 कुंटल के ऊपर लगेगा आपका रेट। किसका रेट, टैक्स का, जो आप ड्यूटी इम्पोज कर रहे हैं वो लगेगा। रेट चार्ज ऑन दी क्वांटिटी कलेक्टेड, जो क्वांटिटी आपने कलेक्ट किया उसके ऊपर लगेगा, एकड़ के हिसाब से लगेगा। जैसा आपने कल्टीवेशन किया उसमें 10 एकड़ मतलब 10 एकड़ में किया तो पर एकड़ के हिसाब से आपका ड्यूटी लेवी किया जाएगा। फिर बोलते हैं ऑन स्पिरिट और बियर मैन्युफैक्चर। अगर आप स्पिरिट या बियर का मैन्युफैक्चर कर रहे हैं किसी डिस्टिलरी या इस्टेब्लिश या डिस्टिलरी ब्रूअरी लाइसेंस, तो वहाँ पे क्या होगा, अगर स्पिरिट बियर का मैन्युफैक्चर हो रहा है तो उसके में आप स्केल के हिसाब से स्केल इक्विवेलेंट कैलकुलेटेड द क्वांटिटी ऑफ मटेरियल यूज, जो भी मटेरियल यूज हो रहा है तो उसकी क्वांटिटी आपने कैलकुलेट की होगी उसके हिसाब से रेट लगेगा। या डिग्री ऑफ एन्युएशन ऑफ वॉट एंड वॉट एज द केस में भी। तो कहते हैं मान लो हम लोग जब मॉल्ट की डेफिनेशन के बारे में पढ़े थे कि मॉल्ट का मतलब क्या होता है, तो मैंने बताया था कि जौ जो होता है उसको हम अंकुरित करते हैं, अंकुरित करने के बाद फिर बड़ा प्रोसेस होता है उसको ना बहुत तेज़ से हवा से मतलब गर्म हवा से, जो आर्टिफिशियल होता है उसके हवा से उसको सुखाया जाता है ताकि वो फर्दर अंकुरित ना हो जाए, फर्दर स्प्राउट्स उसमें ना बने। तो कहते हैं मान लो अगर बन भी गया तो फिर आप उसको वॉश करेंगे तो उसमें भी डिग्री ऑफ एन्यूएशन ऑन वॉश ऑफ वॉट, उन सबको देखते हुए एज द केस में भी आप रेट चार्ज कर सकते हैं। रेट उन पे भी चार्ज होगा जो मटेरियल आपने डायरेक्टली यूज़ किया है। ताड़ी का पेड़ अगर है तो वहाँ पे हर ट्री के हिसाब से रेट टैक्स लगेगा। तो देखो वे ऑफ लिविंग में बोल दिया
कि देखो ड्यूटी किसी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग पे है जिसका कल्टीवेशन हो रहा है तो एकड़ के हिसाब से करेंगे, या जो भी वो आपने उसको हार्वेस्ट करने के बाद जितनी क्वालिटी कलेक्ट किया है, क्वांटिटी कलेक्ट किया, उसके ऊपर रेट लग जाएगा। स्पिरिट बियर के बारे में बताते हैं तो कि जो भी स्केल इक्विवेलेंट है जिससे आपने मेजर कर करके क्वांटिटी को मटेरियल में यूज़ किया है उसके ऊपर लग जाएगा। फिर बोलते हैं जो भी मटेरियल यूज़ हुआ है उसके ऊपर डायरेक्ट हम चार्ज कर सकते हैं, उसका रेट चार्ज डायरेक्टली ऑन द मटेरियल यूज, जो भी मटेरियल यूज़ किया उस पर डायरेक्ट रेट हम चार्ज कर सकते हैं। ताड़ी की पेड़ की बात आती है तो कहते हैं कि जितने भी ट्रीज़ हैं हर ट्री का अपना अलग अलग रेट लगा देंगे हम। वेयर पेमेंट इज मेड अपॉन द इशू ऑफ एक्साइजेबल आर्टिकल, तो देखो फ्रॉम सेल ऑफ वेयर हाउस हमने क्या बात किया था इनिशियल्स में कि देखिए हमें लाइसेंस चाहिए होगी मैन्युफैक्चर करने के लिए। अब मैन्युफैक्चर करा लिया आपने तो मैन्युफैक्चर कराने के लिए लाइसेंस लिया, लाइसेंस लेने के बाद आपको डिस्टिलरी इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी जहां आप शराब बनाएंगे। उसके बाद उसको रखने के लिए वेयर हाउस की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब आप वेयर हाउस में अपने शराब को स्टोर करते हैं तो कहते हैं कि देखो जब आप उसको बेच रहे हैं, ठीक है, तो कहते हैं जब पेमेंट इज मेड अपॉन द इशू ऑफ एक्साइजेबल आर्टिकल, आपने यहाँ से इशू किया है, एक्साइजेबल आर्टिकल को इशू कर रहे हैं फॉर सेल, सेल कर रहे हैं कहाँ से, वेयर हाउस से सेल कर रहे हैं, तो कह रहे हैं कि रेट ऑफ ड्यूटी इन फोर्स, जो रेट उस दिन होगा उसके हिसाब से लगेगा। मान लीजिए आपने बुकिंग किया 1 महीने पहले और आपने बोला कि मुझे इतने कुंटल या इतने डिब्बे या इतने बल्क लीटर शराब चाहिए, तो उस समय रेट कितना था, 15% था, ठीक है। और आप जिस दिन उसको खरीद रहे हैं उस दिन रेट कितना हो गया, मान लो 35% हो जाता है। तो जो 35% वाला रेट है वो रेट ऑफ ड्यूटी इन फोर्स ऑन द डेट ऑफ इशू, जिस दिन इशू हो रहा है उस दिन रेट ऑफ ड्यूटी कितना इन फोर्स है वो आएगा, उसके हिसाब से आप पेमेंट करेंगे। फिर बोलते हैं अगर ड्यूटी इन्हांस है, रिड्यूस्ड हो गया है पेमेंट के बाद, तो कहते हैं कि जितना भी डिफरेंस अमाउंट है, अगर बढ़ गई है तो कितना बढ़ा है, कितना परसेंट, वो आपको पे करना पड़ेगा। अगर घटा है तो जितना घटा है वो आपको रिफंड हो जाएगा। ये सबसेक्शन 3 बोलता है 26 का। आप 27 पे पढ़ते हैं, बोलते हैं पेमेंट फॉर ग्रांट ऑफ लीसेस, तो कहते हैं कि देखो लीज लेने के लिए कहते हैं इन एडिशन, सेक्शन नंबर 18 में ग्रांट हुआ था लीज, सेक्शन नंबर 18 क्या बोलता है, एक्सक्लूसिव राइट दे रहा है कॉर्पोरेशंस को। तो कहते हैं इंस्टेड ऑफ और इन एडिशन टू एनी ड्यूटी लेविएबल अंडर दिस चैप्टर, स्टेट गवर्नमेंट एक्सेप्ट कर सकता है। देखिए स्टेट गवर्नमेंट ने क्या किया, किसी पर्सन को बोला कि हम तुमको लीज पे राइट दे रहे हैं मैन्युफैक्चर करने के लिए, तो आपने राइट दिया ना, तो उसके कंसिडरेशन में आप उससे कुछ अमाउंट भी ग्रांट ले सकते हो। तो सम ऑफ अमाउंट, सम इन कंसिडरेशन ऑफ द ग्रांट ऑफ लीज, लीज के कंसिडरेशन में आप उससे सम ले सकते हैं। वो सम आप चाहें तो एनुअली भी ले सकते हैं या आप उसको रेगुलर मंथली बेसिस पे भी ले सकते हैं। कौन लेगा, वो स्टेट गवर्नमेंट लेगा, क्योंकि लीज सेक्शन नंबर 18 में स्टेट गवर्नमेंट ने दिलाया था। फिर बोलते हैं जो भी सेक्शन नंबर सबसेक्शन 1 में है 18 की, वो स्टेट को परक्लूड नहीं करे। स्टेट चाहे तो वो जो रिसीव कर रहा है सम जो कंसिडरेशन के फॉर्म में, उसके रेट को बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ फाइनेंशियल ईयर और ड्यूरिंग द करेंसी ऑफ द लाइसेंस, जब तक लाइसेंस कंस्यू एंड शैल इंक्लूड द पावर टू गिव रेट्रोस्पेक्टिव द इन्वेस्टमेंट, तो कहते हैं कि देखो वो चाहे तो रेट को बढ़ाए चाहे तो घटाए, और उसको वो जो भी होगा उसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देंगे। आगे बढ़ते हैं 28 की तरफ, 27A की तरफ। देखो 27A सिंपल बात कहता है कि अंटिल आपका पार्लियामेंट कोई प्रोविजन नहीं बना रहा है एक्साइज से रिलेटेड, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, मेक कंटिन्यू टू लेवी, मतलब वो ड्यूटीज को वसूलेगा उसी हिसाब से जैसा कि इस सेक्शन में दिया गया है, जैसा कि बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता आ रहा है, क्योंकि ये एक्ट कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंस होने से पहले बनाया गया था। ड्यूटीज ऑफ दिस सेक्शन अप्लाइज, कहाँ कहाँ आप ड्यूटी ले सकते हैं, तो कोई भी एक्साइजेबल, कोई भी इंटॉक्सिकेंट जो एक्साइजेबल आर्टिकल्स नहीं है इस एक्ट के मीनिंग में। जैसे जब हमने एक्साइजेबल आर्टिकल की डेफिनेशन पढ़ी 2.6 में, तो हमने क्या पढ़ा, कोई भी इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग के बारे में हमने पढ़ लिया था, और दूसरा हमने क्या पढ़ा था, अल्कोहलिक लिकर के बारे में, तीसरा हमने ओपीएम के बारे में, और पॉपी स्ट्रॉ। तो पॉपी स्ट्रॉ और ये तो मतलब एक तरीके से एक्साइजेबल आर्टिकल के तौर पे यहाँ पे तो डिफाइन नहीं है ना, सॉरी यहाँ पे तो एक्साइजेबल आर्टिकल के तौर पे डिफाइन है, लेकिन इसका मीनिंग हमको एनडीपीएस एक्ट में मिलेगा। तो कहते हैं कोई भी ऐसा इंटॉक्सिकेंट जो यहाँ पे एज एन एक्साइजेबल आर्टिकल डिफाइन नहीं है, उस इंटॉक्सिकेंट के ऊपर भी आप ड्यूटी इम्पोज कर सकते हैं। फिर बोलते हैं कि कोई भी एक्साइजेबल आर्टिकल जो कि आउटसाइड इंडिया प्रोड्यूस हो रहा है, उसको इम्पोर्ट करा रहे हैं आपके स्टेट में, तो उसके ऊपर भी ड्यूटी इम्पोज कर सकते हैं। फिर बोलते हैं कि इस सेक्शन में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है, मतलब कहते हैं स्टेट गवर्नमेंट जो है कभी भी दूसरे के स्टेट्स के प्रोडक्ट में और अपने स्टेट के प्रोडक्शन मैन्युफैक्चर के प्रोडक्ट्स में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं करेगा। तो अब नया चैप्टर आता है लाइसेंस, परमिट एंड पासेस के बारे में। तो कहते हैं फॉर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ लाइसेंस।
तो कहते हैं जो भी परमिट पास इशू होगा, जो भी लाइसेंस ग्रांट होगा, जो भी टेंडर आएगा इस एक्ट में, वो इशू और ग्रांट होगा ऑन द पेमेंट ऑफ फीस। आपको कुछ फीस देनी पड़ेगी, या ये कुछ स्पेसिफिक पीरियड के लिए, स्पेसिफाइड पीरियड के लिए होगा। कुछ रेस्ट्रिक्शंस और कंडीशंस इम्पोज होंगे। तो कहते हैं क्या फॉर्म्स है, क्या कंडीशंस है लाइसेंस की। तो देखो, लाइसेंस के लिए जब लाइसेंस परमिट या पास जब भी आपको मिलेगा तो आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे, वो कुछ स्पेसिफाइड पीरियड के लिए होगा, कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगेंगे, और जो भी फॉर्म होगा, जो भी मतलब पर्टिकुलर्स होंगे, वो एक फॉर्म में प्रिस्क्राइब करके आपको दिए जाएंगे। फिर कहते हैं कि जो भी कंडीशंस रिक्वायर्ड है सबसेक्शन 1 में, वो कह सकता है कि लाइसेंसी के ऊपर एक दबाव भी रहेगा कि देखो, फॉरेन लिकर का डिमांड ज़्यादा रहता है विदेशी शराब का, देशी शराब का डिमांड कम रहता है, मतलब कंट्री लिकर का। कहाँ डिफाइंड है कंट्री और फॉरेन, कौन स्पेसिफाईगा? तो सेक्शन नंबर 4 में। तो कहते हैं कि देखिए, रिटेल सेल के पर्पज से, ठीक है, जो आपका मतलब लाइसेंस है उसमें ये क्लॉज भी मेंशन किया जा सकता है कि इतना क्वांटिटी ऑफ कंट्री स्पिरिट, मतलब इंडियन मेड लिकर जो है वो आपकी शॉप पे जाना चाहिए। तो कहते हैं कि देखो, फॉरेन लिकर का डिमांड कम होता है लेकिन कंट्री लिकर भी बिके, इसलिए लाइसेंस में ये क्लॉज डाल सकते हैं कि भैया आप मिनिमम क्वांटिटी जो है कंट्री स्पिरिट का अपने शॉप में रखिए। अगर आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, नहीं करते हैं, तो आपको पेनल्टी पे करनी पड़ेगी, और वो जो भी पेनल्टी है वो लाइसेंसी से हम रिकवर करेंगे। मतलब तुम विदेशी शराब बेचो लेकिन देशी शराब को भी रखो, उसको भी बेचो। ऐसा ना हो जाए कि देशी शराब को कोई पूछे ही ना, फॉरेन लिकर के पीछे सब पड़े रहें। समझ में आ रही बात? आगे बढ़ते हैं। 28 ये बोलता है पेमेंट ऑफ सुपरविजन चार्ज। तो कहते हैं देखो, स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, स्टेट गवर्नमेंट एक्साइज कमिश्नर, मतलब एक्साइज स्टाफ से किसी एक व्यक्ति को अपॉइंट करेगा सुपरविजन के लिए। वो सुपरविजन किसके बिहाफ पे करेगा? एक्साइज कमिश्नर के बिहाफ पे करेगा। क्या करेगा कि देखेगा कि जो सॉरी जो मैन्युफैक्चरिंग, इंपोर्टिंग, एक्सपोर्टिंग हो रहा है, ट्रांसपोर्टिंग, सेलिंग या जो भी कुछ हो रहा है वो अच्छे से हो रहा है या नहीं, उसको सुपरवाइज करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट किसी स्पेशल या जनरल ऑर्डर से राइटिंग में डायरेक्ट कर सकता है कि आप एक्साइज कमिश्नर जो है एक्साइज स्टाफ में से किसी एक व्यक्ति को अपॉइंट करेगा जो कि वहाँ पे सुपरविजन करेगा। सुपरविजन तो वो करेगा, लेकिन जो लाइसेंसी होगा वो व्यक्ति क्या करेगा, वो गवर्नमेंट को पे करेगा टूवर्ड्स द सुपरविजन चार्जेस एज अ लेवी। तो जो भी सुपरविजन के लिए व्यक्ति आएगा उसके लिए पैसे भी कौन देगा? लाइसेंसी देगा गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को। प्रोवाइडेड दैट अगर वो चाहें तो उसको एग्जेम्प्ट भी कर सकते हैं किसी भी पर्सन को ऐसा भी पेमेंट करने से। ठीक है। 29 बोलता है पावर टू टेक सिक्योरिटी फ्रॉम लाइसेंस। तो कहते देखो, लाइसेंस दे रहे हैं, लाइसेंस दे रहे हैं तो लाइसेंसी से हम सिक्योरिटी के लिए भी मांग सकते हैं। तो कहते हैं कि देखो, तुम एक काउंटर पार्ट एग्रीमेंट बनाओ। क्यों बनाना है? ताकि कन्फर्मिटी हो जाए कि लाइसेंस कितने टेन्योर के लिए रहेगा, और उस एग्रीमेंट के परफॉर्मेंस की सिक्योरिटी भी आप हमको दे दीजिए। तो काउंटर पार्ट एग्रीमेंट क्या होता है? एक एग्रीमेंट बनाया गया ए और बी के बीच में, जिसके माध्यम से ए जो है बी को लाइसेंस ग्रांट कर रहा है। तो कहेंगे कि भाई ऐसा सेम डिट्टो एग्रीमेंट आप और बनाइए, जहाँ पे टेन्योर ऑफ द लाइसेंस को लेके आप सिक्योर रहिए और इस एग्रीमेंट को आप अपने पास खुद ही रखिए। उसे हम बोलते हैं काउंटर पार्ट एग्रीमेंट। टेक्निकल डिफेक्ट, इरेगुलरिटी और ओमिशन की वजह से किसी भी लाइसेंस को हम कैंसिल नहीं करेंगे। ठीक है। जो भी डिसीजन होगा एक्साइज कमिश्नर का टेक्निकल डिफेक्ट के रिगार्डिंग, वो फाइनल होगा। 31 बोलता है पावर टू कैंसिल सस्पेंड लाइसेंस। तो कहते हैं सब्जेक्ट टू सच रिस्ट्रिक्शन एज द स्टेट गवर्नमेंट में प्रिस्क्राइब। लाइसेंस पार परमिस, कहते हैं लाइसेंस परमिट और पास को कैंसिल कर सकते हैं, सस्पेंड कर सकते हैं अगर आपने कोई ड्यूटी या कोई फी जो कि पे करना था वो आपने ड्यूली पे नहीं किया, या आपने कोई ब्रीच किया, जो होल्डर है जो उस लाइसेंस को होल्ड कर रहा है उसने कोई ब्रीच किया या उसके किसी सर्वेंट ने ब्रीच किया है, तो ऐसे केस में भी आपके लाइसेंस को रद्द कर देंगे। फिर बोलते हैं जो होल्डर है या उसके सर्वेंट हैं जो उसके बिहाफ में एक्ट कर रहे हैं, उनको कन्विक्शन हो गया, उनको कन्विक्ट कर लिया गया। कहाँ कहाँ? डेंजरस ड्रग्स एक्ट, इंडियन मर्चेंडाइज मार्क्स एक्ट, आईपीसी, इन सब जगहों पे अगर किसी भी पर्सन को जो कि लाइसेंस होल्ड कर रहा है या उसके कोई भी सर्वेंट्स या कोई भी व्यक्ति जो उसके बिहाफ में काम कर रहे हैं, अगर उनका कन्विक्शन हुआ है डेंजरस ड्रग्स एक्ट, इंडियन मर्चेंडाइज मार्क्स एक्ट या आपका इंडियन पेनल कोड में, तो ऐसे व्यक्ति का लाइसेंस आप कैंसिल करेंगे। ठीक है। अगर होल्डर जो है कन्विक्टेड है किसी कॉग्निजेबल या नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए, अगर होल्डर को पनिश किया गया है सी कस्टम एक्ट में, तो ऐसे व्यक्ति का लाइसेंस कैंसिल कर देंगे। वेयर अ लाइसेंस परमिट पास और ग्रांटेड ऑन द एप्लीकेशन ऑफ द होल्डर ऑन एनी लीज ग्रांटेड अंडर सेक्शन 18 ऑन द रिक्विजिशन। तो कहते हैं कि मान लो सेक्शन 18 में आपने किसी को ग्रांट किया है
ठीक है, क्या ग्रांट किया, लाइसेंस, परमिट या पास। तो ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द राइटिंग, मतलब अगर लेसी जो है राइटिंग में रिक्वेस्ट करता है तो आप उसके लाइसेंस को कैंसिल कर देंगे। अगर कंडीशन जो है लाइसेंस का परमिट और पास प्रोवाइड फॉर सच कैंसिलेशन और सस्पेंशन एट विल, अगर उसमें लिखा हुआ है कि आप अपने विल से इसको कभी भी कैंसिल कर सकते हैं, तो ऐसी कंडीशन में भी लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। कहते हैं विद फोर कैंसिलिंग, जो अथॉरिटी जो है वो राइटिंग में रीजंस को रिकॉर्ड करेगी कि उसने ऐसा एक्शन क्यों लिया है, क्यों उसने मतलब लाइसेंस को कैंसिल किया है, और जो आगे वाली पार्टी है मतलब जो होल्डर है उसको एक रीजनेबल अपॉर्चुनिटी भी दिया जाएगा सुनने के लिए। फिर बोलते हैं अगर आपका लाइसेंस ABCE में कैंसिल होता है। ABCE क्या बात करता है कि अगर आपने पेमेंट नहीं किया है या ब्रीच कर दिया है या कन्विक्शन हो गया है, या ई में आपको सी कस्टम एक्ट में कन्विक्ट कर लिया गया है, तो ऐसे केस में क्या होगा, ऐसे केस में अगर आपके पास कोई और लाइसेंस है तो उसको भी कैंसिल कर देंगे। मतलब एक के साथ एक फ्री, एक कैंसिल हुआ तो दूसरा भी कैंसिल हो जाएगा। वो होता है ना कि आपने अच्छा रिकॉर्ड बनाया होता है लेकिन आपने एक गलती कर दी तो आपके सारे रिकॉर्ड पे पानी फिर गया। तो वैसे यहाँ पे भी है कि आपने एक गलती किया तो आपका एक लाइसेंस तो कैंसिल हुआ, उसके साथ साथ आपका दूसरा लाइसेंस भी कैंसिल कर दिया जाएगा। द होल्डर ऑफ लाइसेंस और परमिट पास शैल नॉट बी एंटाइटल। तो कहते हैं अगर आपका लाइसेंस कैंसिल हो रहा है तो आपको कोई भी कंपनसेशन के लिए आप एंटाइटल ना है तो आपको रिफंड विफंड मिलने वाला है। अगर लाइसेंस कैंसिल हुआ है, सस्पेंड हुआ है ABC में, तो कहते हैं जो भी फी पेबल है, जो भी बैलेंस रह गया है वो आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है, और अगर आपने नहीं किया तो एक्स लाइसेंसी से उसे एज ए एक्साइज रेवेन्यू के तौर पे वसूला जाएगा। फिर बोलते हैं कि जो भी कलेक्टर है वो क्या कर सकते हैं, वो आपकी जो भी प्रॉपर्टी थी उसको रीसेल करके जो अमाउंट उनके काम का था, जो उनका बैलेंस था, उसको वो ले लेंगे, बाकी सब एक्स लाइसेंसी को वापस कर देंगे। 32 बोलता है कि देखो, 31 में तो बोलते हैं कि हम आपके लाइसेंस कैंसिल कर देंगे, 32 बोलता है कि आप विड्रॉ करना चाहो तो कर सकते हो। तो कहते हैं कि अगर कोई अथॉरिटी जिसने लाइसेंस ग्रांट किया है, अगर वो चाहे एक्ट दैट शुड बी विड्रॉन फॉर एनी कॉज, तो कहते हैं किसी भी कॉज के लिए आप विड्रॉ भी कर सकते हो किसी व्यक्ति से। मतलब मैंने लाइसेंस दिया तो मैं आपसे विड्रॉ कर दूंगी। जैसे हमने पावर पढ़ा था कि 7th में हमने पावर पढ़ा कि स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगा, अपनी पावर को डेलीगेट करता है, किसको, चीफ रेवेन्यू अथॉरिटी को, और किसको करता है, एक्साइज कमिश्नर को करता है। तो डेलीगेट करने के बाद उस पावर को वो क्या कर सकते हैं, वो पावर को विड्रॉ भी कर सकते हैं। तो जिसने लाइसेंस ग्रांट किया है वो व्यक्ति अपने पावर को विड्रॉ कर सकता है। कहते हैं कि वेन एवर द अथॉरिटी विच ग्रांटेड लाइसेंस अंडर दिस एक्ट कंसीडर दैट सच लाइसेंस शुड बी विड्रॉन फॉर एनी कॉज, तो वो क्या करेगा, वो रेमिट करेगा सम इक्वल टू द अमाउंट ऑफ फीस पेबल इन देयर फॉर 15 डेज। तो 15 दिन का जो भी उसका खर्चा होगा, मतलब मान लो लाइसेंस उसने दिया था 1 साल के लिए, 1 साल के लिए उसने कुछ 1 लाख रुपए लिया था, तो 1 लाख रुपए में वो देख लेगा कि 15 दिन के लिए कितना चार्ज होगा, तो वो 15 दिन के लिए जो पैसे होंगे वो उसको रेमिट कर देगा और लाइसेंस को विड्रॉ कर देगा ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ द 15 डेज। या तो नोटिस देने के 15वें दिन पे वो विड्रॉ करेगा, या तो वो इमीडिएटली विड्रॉ कर लेगा बिना नोटिस दिए। तो कहते हैं अगर वो बिना नोटिस दिए विड्रॉ करता है तो ऐसे केस में वो क्या करेगा, वो उसको कुछ रेमिट करेगा, वो 15 डेज का तो अमाउंट रेमिट करेगा, साथ ही साथ कंपनसेशन भी देगा। कहते हैं अगर लाइसेंस विड्रॉ हो रहा है सबसेक्शन 1 में, तो जो भी फीस उसने पे किया है एडवांस में वो भी आप उसको वापस करें, उसको रिफंड कर दीजिए। फिर आता है सरेंडर करने के लिए कि आप चाहें तो अपना लाइसेंस सरेंडर भी कर सकते हैं। मतलब पहले हमने पढ़ा कैंसिल करने का, दूसरा हमने पढ़ा विड्रॉ करने का, अब हम सरेंडर का करते हैं। कहते हैं कि कोई भी होल्डर जो है लाइसेंस का, जिसको लाइसेंस इस एक्ट में मिला है इंटॉक्सिकेंट को सेल करने के लिए, वो सरेंडर कर सकता है अपना लाइसेंस ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ 1 मंथ नोटिस। अगर मान लीजिए मिस्टर ए ने लाइसेंस लिया था शराब बेचने का, तो मिस्टर ए जाएंगे कलेक्टर के पास, कहेंगे कि देखिए हम आपको 1 महीने पहले ही बता देगा कि मैं 1 महीने के बाद जो है अपना लाइसेंस सरेंडर करने जा रहा हूँ। तो कहते हैं गिवन बाई हिम टू द कलेक्टर ऑफ हिज इंटेंशन टू सरेंडर द सेम। सरेंडर करने का इसका खुद का इंटेंशन था ऑन द पेमेंट ऑफ द फी पेबल फॉर द लाइसेंसी फॉर द रिमाइंडर पीरियड। जैसे मान लीजिए कि 1 साल के लिए आपको लाइसेंस मिला था, तो जो भी फीस होगा ना तो वो आप क्या करेंगे, उसको पे कर देंगे। प्रोवाइडेड दैट इफ एक्साइज इज सफिशिएंट, मतलब अगर एक्साइज कमिश्नर सफिशिएंट है तो वो बोलेगा कि जाना तो तुम पेमेंट वेमेंट मत करो, ठीक है, तुम्हें विड्रॉ करना है, सरेंडर करना तो कर दो। जो भी सबसेक्शन 1 में बातें की गई हैं वो लाइसेंस अगर लीज के माध्यम से ग्रांट हो रहा है तो उस पर एप्लीकेबल नहीं होगा। ये आता है चैप्टर नंबर हमारा 7।
जो कि बड़ी कन्फ्यूज़न को क्रिएट करने वाला है, क्योंकि बड़े सारे ऑफेंसेस में यहाँ पे पेनल्टीज़ की बात हो रही है। इसको हम बहुत आराम से करेंगे। आज हम इसमें के कुछ सेक्शंस को करेंगे, बाकी सेक्शन हम नेक्स्ट क्लास से कंटिन्यू करेंगे। पेनल्टी फॉर अनलॉफुल मैन्युफैक्चर, ट्रांसपोर्ट, पोजेशन। तो कहते हैं कि देखो, अगर इस एक्ट के रूल्स को, प्रोविजंस को कंट्रावीन करके आप क्या करेंगे, आप अगर मैन्युफैक्चर करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं, इंपोर्ट, एक्सपोर्ट, कलेक्ट, पोजेस एनी इंटॉक्सिकेंट, या आपने सेक्शन नंबर 38 जो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं, 38 क्या बोलता है, एक बार देख लेते हैं। पेनल्टी फॉर सर्टेन अनलॉफुल एक्ट्स ऑफ लाइसेंस्ड वेंडर। तो कहते हैं कि अगर लाइसेंस वेंडर ने कुछ अनलॉफुल एक्ट किया है तो उसके लिए उसको पनिशमेंट कितनी मिलेगी, 2000 रुपये का फाइन बताया गया। तो कहते हैं कि देखो सेक्शन नंबर 34 क्या कह रहा है, कहता है कि सेव इन द केस प्रोवाइडेड इन सेक्शन 38 सेल्स एनी इंटॉक्सिकेंट। तो कहते हैं कि देखो किसी इंटॉक्सिकेंट को, मतलब जो व्यक्ति ऑलरेडी नशे में है, आपने अगर उस व्यक्ति को वेंडर के तौर पे आपने उसको फिर से इंटॉक्सिकेंट बेच दिया, तो ऐसे केस में, या आपने भांग का कल्टीवेशन किया, या टैप कर रहे हैं ट्री से, ड्रॉ कर रहे हैं टॉडी को, या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं डिस्टिलरी को, ब्रीवरी को, या यूज़ कर रहे हैं कोई भी ऐसा मतलब कि अपरेटस या जो भी और सामान जो कि इंटॉक्सिकेंट के मैन्युफैक्चरिंग के लिए होगा, उसको यूज़ कर अपने पास रख रहे हैं, रिमूव करते हैं आप इंटॉक्सिकेंट को डिस्टिलरी से बिना ही, मतलब लाइसेंस के लिए ही, या बॉटल करते हैं किसी लिकर को, तो आपको 6 महीने की सज़ा होगी, 2000 रुपये का, 6 महीने की सज़ा है जो कि 2 साल तक एक्सटेंड हो जाएगी, 10,000 रुपये फाइन है जो कि 50,000 तक एक्सटेंड हो जाएगा। और साथ ही साथ कहते हैं कि देखिए, अगर आपने इसको रिपीटेटिवली किया तो आपको क्या करेंगे, हम 1 साल से लेके 5 साल तक की सज़ा हो सकती है। और साथ ही साथ कहते हैं कि 20,000 से लेके 2 लाख तक का फाइन भरना पड़ेगा। अब बोल क्या रहे हैं इसको समझ लो। कहते हैं कि देखो, अगर आप इलीगल तरीके से मैन्युफैक्चर, ट्रांसपोर्ट, इंपोर्ट कर रहे हो, या इंटॉक्सिकेंट को सेल कर रहे हो, इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स, या इलीगल तरीके से भांग का कल्टीवेशन कर रहे हो, डिस्टिलरी को कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, या आपके पोजीशन में कोई ऐसा इम्प्रूवमेंट है, अपरेटस है, जिसके माध्यम से आप इंटॉक्सिकेशन को मैन्युफैक्चर करा सकते हैं या रिमूव कर सकते हैं किसी भी इंटॉक्सिकेट को, तो ऐसे केस में आपको सज़ा हो सकती है 6 महीने की, जो एक्सटेंड होगी 2 साल तक के लिए, और आपको 10,000 से लेके 50,000 तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है। दोबारा अगर आपने किया, सेकेंड टाइम फिर से वही हरकत की, तो 5 साल की सज़ा हो सकती है, 1 साल से 5 साल तक की, 20,000 रुपए से लेके 2 लाख रुपए तक की सज़ा आपको होगी, फाइन इम्पोज किया जा सकता है। सबसेक्शन 2 क्या कहता है कि देखो, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन सबसेक्शन 1, अगर कोई पर्सन कन्विक्टेड है इस ऑफेंस, मतलब ए और बी में, सबसेक्शन 1 के ए और बी में, ए क्या बात कर रहा था कि आप क्या कर रहे हैं, आप मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, बी क्या कह रहा है, सेल कर रहे हो। तो कहते हैं कि क्वांटिटी ऑफ इंटॉक्सिकेंट अगर 5 बल्क लीटर से बढ़ जाता है, एक्सीड कर जाता है, तो ऐसे केस में आप पनिशमेंट आपको मिलेगी फिर से 25,000 रुपीज़, और पहली बार आपको मिलेगा इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म 1 साल, 1 साल तक की सज़ा मिलेगी, और 3 साल तक उसको एक्सटेंड कर देंगे। फाइन क्या होगा आपके ऊपर, 25,000 से लेके 1 लाख रुपए तक। फिर से अगर आपने इसको किया तो, मतलब फिर से किया तो 2 साल से 5 साल तक, और 50,000 से 2 लाख तक। तो कहते हैं कि देखो, अगर आपने कोई भी ऐसी हरकत की जो सबसेक्शन 1 के ए और बी में दिया गया, ए में कहा गया कि आपने इलीगल तरीके से मैन्युफैक्चर किया, और बी में कहा गया आपने इलीगल तरीके से इंटॉक्सिकेंट पर्सन को इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग बेचा, तो ऐसे केस में अगर आपके पास, आपके पोजीशन में ये डिटेक्ट होता है कि आपके पास जो इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग्स है वो 5 बल्क लीटर से एक्सीड हो रहा है, तो आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। वो पनिशमेंट 1 साल से 3 साल तक हो सकती है, 25,000 से 1 लाख रुपए हो सकती है। फिर से आपने रिपीट किया ये ऑफेंस, तो आपको 2 साल से लेके 5 साल तक की सजा मिलेगी, और 50,000 से लेके 2 लाख तक की। थर्ड बोलता है कि कोई भी ऑफेंस जो कवर्ड है ए और बी में सबसेक्शन 1 के, अगर वो कमिट हो जाता है और लिकर जो आपके पास है वो 5 लाख से ऊपर, 5 बल्क लीटर से ज़्यादा है, और आपके पास आर्टिकल्स भी हैं जिनके माध्यम से आप उन इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग को बना सकते हो, तो कहते हैं कि आप लाइबल होंगे कि आपके सारे सामान को कॉन्फिस्केट कर दिया जाए, सीज कर दिया जाए। अगर कोई भी ऐसा ऑफेंस जो है आप कमिट करते हैं, हु होल्ड्स अ लाइसेंस, अगर कोई व्यक्ति जिसके पास लाइसेंस है स्टॉक रखने वखने का, तो कहते हैं कि
स्टोरिंग लिकर फॉर सेल ऑन विच ड्यूटी एट द प्रिस्क्राइब रेट हैज़ नॉट बीन पेड। अगर आपने ड्यूटी पे नहीं किया जो सेक्शन नंबर 31 में था, तो आपका जो भी लाइसेंस ग्रांट किया गया है वो कैंसिल कर देंगे। पहली बात तो सीज एंड कॉन्फिस्टिकेट कर रहे हैं। फिर इसके बाद कहते हैं अगर किसी को लाइसेंस ग्रांट हुआ है, अगर ऐसा व्यक्ति ड्यूटी पे नहीं करता सेक्शन 31 के हिसाब से, तो हम उसके लाइसेंस को कैंसिल कर देंगे। सेक्शन नंबर 31 क्या बोलता है, इसकी मार्जिनल नोट देख लीजिए। मार्जिनल नोट बोलता है पावर टू कैंसिल और सस्पेंड दी लाइसेंस। समझ में आ रही है बात? इसको आप एक बार मतलब मुझे सुनो, पॉज करो और फिर पढ़ो, तो चीज़ें ज़्यादा अच्छे से क्लियर होंगी। और उससे क्या होगा ना कि आपका तुरंत के तुरंत रिवीजन भी हो जाएगा, आपको दोबारा क्लास देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। वैसे देखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप सुनने के बाद एक बार खुद से भी पढ़ा करिए, उससे आपको तुरंत ऑन द स्पॉट चीज़ें क्लियर होती हैं। सीजर कन्फिस्केशन ऑफ द इंटॉक्सिकेंट आर्टिकल इम्प्लीमेंट यूटेंसिल्स मटेरियल्स एंड कैंसिलेशन। तो कहते हैं जो भी सीजर कॉन्फिस्केशन कर रहे हैं वो विदाउट प्रेजुडाइज होना चाहिए किसी और एक्शन का जो आप इस एक्ट के प्रोविजन के माध्यम से लेंगे। 35 बोलता है अल्टरेशन के बारे में। तो कहते हैं कि देखिए, अगर आपने अटेम्प्ट किया है या अल्टर करने जा रहे हैं किसी डी नेचर्ड स्पिरिट में कोई भी ऐसी चीज़, मतलब आप मिलावट कर रहे हो विद द इंटेंशन कि वो ह्यूमन कंजप्शन होगा, तो कहते हैं कोई भी व्यक्ति जो अल्टर करता है, अटेम्प्ट करता है अल्टर करने का डी नेचर्ड स्पिरिट, मतलब डी नेचर्ड हमने पढ़ा था ना 2.5 में कि कोई भी ऐसी चीज़ जो ह्यूमन कंजप्शन के लिए अनफिट है, तो कहते हैं आपका इंटेंशन क्या है कि ऐसी स्पिरिट जो है ह्यूमन कंजप्शन के लिए हो। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, वेदर एज अ बेवरेज और इंटरनली एज अ मेडिसिन, आप उसको एज अ बेवरेज या मेडिसिन के तौर पे अगर आप चाहते हैं कि हमने इसमें मिलावट कर दी है, अब इसको कोई ह्यूमन कंज्यूम कर ले, तो ऐसे केस में, या बोलते हैं अगर आपके पास पोजीशन है कैसी किसी ऐसी स्पिरिट, स्पिरिट का डेफिनेशन हमने कहाँ देखा था, 217 में देखा था। तो स्पिरिट के बारे में बोलते हैं अगर कोई पोजीशन है किसी स्पिरिट का और आपको पता है, रीजन टू बिलीव है कि अगर हम ऐसा कोई भी अल्टरेशन करेंगे इस इंटेंशन से कि इसको ह्यूमन कंज्यूम करे, डी नेचर्ड स्पिरिट को मिलाने की कोशिश करेंगे, तो क्या होगा, आपको पनिशमेंट मिलेगी 1 मंथ्स की, जो कि 2 साल तक एक्सटेंड हो सकती है, और 1000 से लेके 4000 रुपए तक का फाइन भरना पड़ेगा। मत करना ऐसा मिलावट। सी बोलता है कि अगर आप डी नेचर्ड स्पिरिट को किसी अल्टर्ड डी नेचर्ड स्पिरिट में मिलाने की कोशिश करते हैं विद द पोर्टेबल स्पिरिट, कहते हैं कि पोर्टेबल स्पिरिट में, पोर्टेबल हमने पढ़ा था ना वहाँ पे, मॉल्ट से बनता है, बियर के डेफिनेशन में था, तो उसमें अगर आप मिलाने की कोशिश करते हैं तो भाई साहब आपको फिर से सज़ा होगी 2 महीने से लेके 1-2 साल तक की, और उसके बाद फिर आपके ऊपर 25,000 रुपीज़ का, 5,000 से लेके 25,000 तक का फाइन लग जाएगा। मत करना ऐसा काम। फिर बोलते हैं अगर दोबारा आपने ये ऑफेंस किया तो 25,000 का जो फाइन था वो एक्सटेंड होके कहाँ जाएगा, 50,000 तक चला जाएगा। तो ये हरकत नहीं करनी है। अल्टरेशन अगर करोगे तो आपके ऊपर फाइन लगेगा, और अल्टरेशन अगर आप ये सोच के कर रहे हो कि ह्यूमन कंजप्शन के लिए हम कर रहे हैं तब तो पक्का फाइन लगेगा, और 1,000 से 4,000 रुपये। साथ ही साथ आपको 2 साल तक की सजा हो सकती है, 1 महीने से लेकर 2 साल तक। और उसके बाद कहते हैं कि 2 महीने से लेकर 2 साल हो जाएगी अगर आप किसी पोर्टेबल स्पिरिट में डी नेचर्ड स्पिरिट को मिला देते हैं। इंटेंशन आपका वही है जो सेक्शन 1 में था, क्लॉज ए में, कि आप उसको ह्यूमन कंजप्शन के लिए कर रहे हैं। पेनल्टी फॉर इलीगल पोजेशन, तो कहते हैं अगर आपने इलीगल पोजेशन किया है क्वांटिटी ऑफ इंटॉक्सिकेंट द सेम हैव टू बी अनलॉफुली इम्पोर्टेड, मतलब कि कोई भी इंटॉक्सिकेंट जो अनलॉफुली इम्पोर्ट ट्रांसपोर्ट हुआ है उसको आपने अपने पोजेशन में रखा है, तो आपके, और आपने साथ में ड्यूटी प्रिस्क्राइब नहीं की है, मतलब जो भी ड्यूटी प्रिस्क्राइब थी वो पे नहीं किया, तो आपको पनिशमेंट मिलेगा 3 महीने से लेके 5 साल तक, और साथ ही साथ 1 लाख से लेके 5 लाख रुपए तक का जुर्माना भरना पड़ेगा। मत करना इलीगल पोजेशन। फिर 36A बोलता है पेनल्टी फॉर ओपनिंग, कीपिंग और यूजिंग, बहुत थोड़ा सा बचा है बस। पेनल्टी फॉर ओपनिंग, कीपिंग, यूजिंग एनी प्लेस एज कॉमन ड्रिंकिंग हाउस, कहाँ डिफाइन था, 2(4) में। तो कहते हैं कि कॉमन ड्रिंकिंग हाउस को आप ओपन कर रहे हो, अपने रख रहे हो, यूजिंग किसी भी प्लेस को आप कॉमन ड्रिंकिंग हाउस की तरफ रख रहे हो, उसका मैनेजमेंट वगैरह कर रहे हैं, तो कहते हैं अगर आपने कॉमन ड्रिंकिंग हाउस खोला है इस एक्ट कंट्रावेंशन में, तो ऐसे केस में आपको 1 साल तक की सज़ा हो जाएगी और 5,000 रुपये जुर्माना रखेंगे, जो कि एक्सटेंड होकर 25,000 तक जाएगी। दोबारा अगर आपने ऐसा किया तो 10,000 से लेके 50,000 तक का जुर्माना और 2 साल तक की सज़ा होगी। तो कहते हैं कोई भी ऐसा हाउस, कोई भी ऐसे प्लेस को जिसको आपने कॉमन ड्रिंकिंग हाउस बना लिया है, लेकिन ऐसा काम आपने इस एक्ट के प्रोविजंस को कंट्रावीन करते हुए किया है, तो ऐसे केस में आपको पनिशमेंट मिलेगी, जो कि 5,000 से 25,000 तक का फाइन, 1 साल से एक साल तक का इम्प्रिजमेंट एक्सटेंड हो सकता है। ठीक है,
36 भी बोलता है पेनल्टी फॉर अ पर्सन फाउंड ड्रंक फॉर द पर्पज ऑफ ड्रंकिंग इन अ कॉमन ड्रिंकिंग। जो कॉमन ड्रिंकिंग हाउस इन द कंट्रीवेंशन ऑफ दिस एक्ट में 36A में खुला है, अगर वहां पे आप पीते हुए मिल गए तो 1000 रुपये का जुर्माना आपके ऊपर भी ठोक दिया जाएगा। 36 कहता है कि पेनल्टी फॉर परमिटिंग अ प्लेस टू बी यूज फॉर द कमीशन ऑफ द पर्सन। तो कहते हैं देखो 34, 35, 36, 36A। तो 36 क्या बोलता है, इलीगल पोजेशन के बारे में। 35 क्या बोलता है कि अल्टर ना करो आप डीनेचर्ड स्पिरिट में। और 34 क्या बोलता है कि अनलॉफुल मैन्युफैक्चर ट्रांसपोर्ट नहीं करना है आपको। तो ऐसे केसेस में अगर आपने कोई भी ऐसा ऑफेंस किया है 34, 35, 36, 36A में, तो ऐसे केस में आपके ऊपर 1 साल तक का इम्प्रिजमेंट होगा, 200 से लेके 2000 रुपए तक का फाइन होगा, याद रखना। 36D बोलते हैं कि एग्जीक्यूशन, अगर मतलब मान लीजिए मैजिस्ट्रेट को ऐसा लगता है कि कोई व्यक्ति जो कि ऑफेंस कर रहा है सेक्शन 34, 36 में, 34 में इलीगल तरीके से, 36 में इलीगल पोजीशन है, तो कहते हैं ऐसे में अगर मजिस्ट्रेट कन्विंस है, उसके ओपिनियन में ऐसा लगता है कि देखो इस व्यक्ति को रोकने के लिए ना कि दोबारा ये हरकत ना करे, इसको अब्सटेन करना पड़ेगा, एक बॉन्ड एग्जीक्यूट करा लेते हैं कुछ अमाउंट का, ताकि ये जो है दोबारा ये हरकत ना करे। और कब तक, मतलब ये गुड बिहेवियर के लिए होगा, एक्सीडिंग नॉट एक्सीडिंग 3 साल, 3 साल तक तो ये दोबारा फालतू हरकतें ना करे, तो वो बॉन्ड को एग्जीक्यूट करा सकते हैं सीआरपीसी में दिए गए प्रोविजंस के हिसाब से। कहते हैं बॉन्ड वॉइड हो जाएगा अगर वो व्यक्ति जो है अपील में चला जाता है। और फिर बोलते हैं जो अपीलेट और कोर्ट है या हाई कोर्ट है वो भी ऑर्डर कर सकते हैं बॉन्ड के लिए, जैसा कि वो मजिस्ट्रेट ने बोला है कि आप बॉन्ड को एग्जीक्यूट कराओ। वो क्यों करा रहा है, फॉर अब्सटेनिंग द पर्सन फ्रॉम कमिटिंग द ऑफेंस विच इज पनिशेबल अंडर सेक्शन 34 एंड 36। फिर बोलते हैं 36E में कि मान लो व्यक्ति नहीं करना चाहता है बॉन्ड को एग्जीक्यूट, तो बोलेगा मजिस्ट्रेट कि ऐसा बताओ भैया तुम सो कॉज नोटिस दो, तुम क्यों नहीं चाहते हो इस बॉन्ड को एग्जीक्यूट करना। तो ऐसे में वो सो कॉज नोटिस मांगेगा उनसे। 36F बोलता है पेनाल्टी फॉर कंजम्पशन, कहते हैं अल्कोहल को पब्लिक प्लेसेस पे अगर आप कंज्यूम कर रहे हैं, किसी टेम्पल में, बस स्टैंड, रेलवे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, पब्लिक रोड पे, तो आपको पनिशमेंट मिलेगी जो कि एक्सटेंड करेगी 1000 रुपये से 5000 तक की है, और अगर आपने रिपीट किया तो 5000 से 10,000 तक जा सकती है, और 3 महीने का इम्प्रिजमेंट भी हो जाएगा। फिर बोलते हैं न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हो आप दारू वारू पी के, तो ऐसे केसेस में क्या होगा भैया, अगर ऐसा आपने कोई भी हरकत किया तो आपको फिर से पनिशमेंट हो जाएगी, जहाँ पे आपको फाइन लगेगा 10,000 रुपये, और वो बाद में एक्सटेंड होकर 25,000 हो जाएगा, और 3 महीने की इम्प्रिजमेंट। पेनल्टी फॉर ऑफेंस नॉट अदरवाइज प्रोवाइडेड, तो कहते हैं जो भी व्यक्ति गिल्टी है फॉर एनी एक्ट इंटेंशनल, मतलब कोई भी ऐसा एक्ट है, कोई भी इंटेंशनल ओमिशन जिसके बारे में इस एक्ट में बताया तो नहीं गया, लेकिन वो इस एक्ट के प्रोविजंस को कंट्रावीन करता है, तो वहाँ पे आपको 6 महीने की सजा और 1000 रुपये जुर्माना। पेनल्टी फॉर सर्टेन अनलॉफुल एक्ट बाय सर्टेन लाइसेंस वेंडर, तो कहते हैं जो लाइसेंस वेंडर है, अगर वो किसी भी मतलब नशे से धुत व्यक्ति को, जिसने ऑलरेडी बहुत दारू पी रखी है, उसको क्या करता है, उसको सेल करता है, कोई इंटॉक्सिकेंट, किसी इंटॉक्सिकेटेड पर्सन को सेल करता है, तो वहाँ पे अनलॉफुल जो लाइसेंस वेंडर का एक्ट है वो अनलॉफुल कराएगा, उसके ऊपर पेनाल्टी लगेंगे। कहते हैं सेल करता है इंटॉक्सिकेंट को या किसी पर्सन को इन कंट्रावेंशन ऑफ सेक्शन 23। सेक्शन 23 क्या बात करता है, सेक्शन 23 एज की बात करता था कि भाई जो, एक बार देख लेते हैं, सेक्शन 23 वही 21 ईयर वाले प्रोविजन के बारे में बात करता है कि 21 साल की उम्र का कोई लड़का है तो आप उससे डिलीवरी नहीं करवाएंगे, शायद इसके बारे में ही बात करता है। लेट मी चेक। कहते हैं डिलीवरी नहीं करवाएंगे, सेक्शन नंबर 23 डिलीवरी की बात कराता है, और सेक्शन नंबर 22 में बोलते हैं एम्प्लॉयमेंट नहीं देंगे। तो कहते हैं कि अगर कोई भी लाइसेंस्ड वेंडर है, उसने पहली बात तो इंटॉक्सिकेटेड पर्सन को फिर से इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग दे दिया है, सेल कर दिया है, तो उसका एक्ट अनलॉफुल होगा। या उसने सेक्शन नंबर 23 को कंट्रावीन करके सेल किया है इंटॉक्सिकेंट को किसी भी पर्सन को, या सेक्शन नंबर 22 के माध्यम से जो हाँ बोला जा रहा है कि एम्प्लॉयमेंट में आप नहीं रखोगे, उसने रख दिया है। या जो भी मतलब हमने बात किया था ना कि शराब बेचने की जो दुकान होती है वहाँ शराब पीना अलाउड नहीं होता है, लेकिन आप क्या करो, बेच भी रहे हो और आप परमिट भी कर रहे हो कि आओ पियो भी, तो ऐसे केसेस में भी क्या होगा, आपने जो है अनलॉफुल एक्ट कर दिया। आप परमिट कर रहे हो किसी ऐसे व्यक्ति को जिसको, जो मतलब कन्विक्टेड है नॉन बेलेबल ऑफेंस के लिए, या कोई भी व्यक्ति जो प्रोस्टिट्यूट है, या रिसोर्ट और असेंबल द लाइसेंस प्रीमाइसेस ऑफ द सच वेंडर, तो जो प्रोस्टिट्यूट है वो आपके
प्रीमाइसेस को मतलब असेंबल कर रहा है या यूज़ कर रहा है, तो ऐसे केसेस में आपके ऊपर पनिशमेंट होगा 100 रुपये से लेके 2000 तक। और अगर आपने कहते हैं कि जो भी लाइसेंस वेंडर है या कोई भी पर्सन जो उसके अंदर एम्प्लॉयड है, उसको बोलते हैं, वो अगर परमिट करता है किसी भी व्यक्ति को ड्रिंक करने के लिए वहाँ पे, तो ऐसे में मतलब आपने किसी व्यक्ति को सेल कर दिया, ठीक है, वो ऑलरेडी नशे में था, तो आपने जो है सॉरी, कोई भी लाइसेंस्ड वेंडर या कोई भी पर्सन अगर एम्प्लॉई है आपके अंडर, आपने क्या किया, इस चेंज विद परमिटिंग ड्रंकनेस एंड प्रीमाइसेस, तो वो कहते हैं कि आपको पता था कि व्यक्ति वहाँ पे पी रहा है, लेकिन आप उसके बाद भी आपने उसको ड्रग्स दिए है, मतलब इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग उसको और दिया, तो इसमें आपके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ लगेगा, मतलब जो दुकानदार होगा उसके ऊपर बर्डन ऑफ प्रूफ लगेगा। ये प्रूफ करने के लिए जो लाइसेंस मेंबर था या पर्सन एम्प्लॉयड थे, उन्होंने रीजनेबल स्टेप्स लिए थे कि ड्रंकनेस को उनकी प्रीमाइसेस में प्रिवेंट किया जाए, या कोई भी व्यक्ति जो ऑलरेडी इंटॉक्सिकेटेड है उसको। तो कोई भी व्यक्ति आपके प्रीमाइसेस में आके दारू पी रहा है जहाँ पे आप बेच रहे हो, लेकिन पीना अलाउड नहीं है, तो आप उसको प्रिवेंट कर रहे हो, लेकिन वो फिर भी नहीं मानता, तो बर्डन ऑफ प्रूफ आपके ऊपर ही होगा कि आपने सारे रीजनेबल स्टेप्स लिए थे उसको प्रिवेंट करने के लिए। लास्ट 38 ये बोलता है कि देखो, जो लाइसेंस मैन्युफैक्चरर या वेंडर है इंटॉक्सिकेंट फॉर मिक्सिंग और परमिटिंग टू बी मिक्स सच आर्टिकल एनी नॉक्शियस ड्रग और एनी फॉरेन इंग्रेडिएंट। तो कहते हैं कि देखिए, अगर कोई लाइसेंस मैन्युफैक्चरर क्या करता है, किसी भी इंटॉक्सिकेंट में कोई ड्रग को मेंशन कराता है, सॉरी, कोई ड्रग को मिलवाता है, मिक्स कराता है, या कोई कलर को मिक्स कराता है ताकि उसका जो है टेक्सचर चेंज हो जाए, तो ऐसे केस में उसको 300 रुपये से लेके 2000 रुपये तक का फाइन भरना पड़ेगा। फिर कहते हैं पेनल्टी के बारे में। पेनल्टी के बारे में बोला जाता है कि देखो, अगर लाइसेंसी मिसकंडक्ट करता है तो ऐसे केस में, मतलब मिसकंडक्ट क्या किया, अगर मान लीजिए एक्साइज ऑफिसर का कोई भी व्यक्ति जाके आपसे बोलता है कि अपना लाइसेंस डिमांड करता है, तो आप मना कर देते हैं, आप नहीं देते हैं उसको। या सेक्शन नंबर 34, जहाँ पे क्या बात किया अभी हम लोगों ने 34 में की, इलीगल तरीके से आप कोई भी मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे, अनलॉफुल मैन्युफैक्चर, सेल, एक्सपोर्ट, ट्रांसपोर्ट नहीं करेंगे। तो सेक्शन नंबर 39 कहता है कि सेक्शन नंबर 34 के केस में अगर वो मतलब कोई हरकत कर रहा है, या सेक्शन नंबर 62 में बनाए गए रूल को कंट्रावीन कर रहा है, या कोई भी लाइसेंस में दिए गए कंडीशंस को ब्रीच कर रहा है, तो ऐसे केस में उस व्यक्ति को हम पनिश करेंगे 400 रुपये से लेकर 10,000 रुपए तक। एक्साइज ऑफिसर को मतलब उसकी डिमांड को आपको निगलेक्ट नहीं करना, उसे फुलफिल करना है। कहते हैं कि अगर कोई केमिस्ट शॉप है, वो कहते हैं कि भैया ऐसा है कि आप आके दारू ना हमारे केमिस्ट शॉप के अंदर ही पी लो। ऑल्दो वो जो केमिस्ट शॉप है वो उसने क्या किया, किसी इंटॉक्सिकेंट को बोला कि आप आके मतलब बिना मेडिसिनल पर्पस में नहीं उसने बोला, आपने बोला कि उसने बोला कि आओ यहीं पे पी लो, और जो भी पीना तो कुछ खर्चा पानी मुझे दे देना। तो कहते हैं कि अगर आप बिजनेस प्रीमाइसेस में किसी व्यक्ति को बोलते हैं कि आके यहाँ पे आप इंटॉक्सिकेटिंग ड्रग को कंज्यूम कर लीजिए, तो आपको पनिशमेंट मिलेगी 1 साल तक की और 500 रुपये तक का फाइन, जो कि 4000 तक एक्सटेंड कराया जाएगा। कोई भी पर्सन जो कि एम्प्लॉयड है वो कंज्यूम करता है इंटॉक्सिकेंट को अपने प्रीमाइसेस में, तो उसके ऊपर फाइन लगेगा 500 रुपीज़ तक का। आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। सेक्शन नंबर 41 से लेके सेक्शन नंबर 69 तक की जो सेक्शन है, इसे हम कल डील करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। आई होप यहाँ तक चीज़ें क्लियर होंगी, क्योंकि मैंने बहुत ही सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश किया है। इन केस कोई आपको कोई भी इशू आता है समझने में, तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करना। आई होप क्लास पसंद आई होगी। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, हैव अ गुड डे।